ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। पर्वतों को उनके आगे झुकना पड़ता है, तूफानों को थमना पड़ता है, लहरों की इनके आगे क्या बिसात, इनके लिए भला क्या दिन क्या रात। जी हाँ, ये है हमारे देश के सेनानी, हमारे देश के रक्षक, जिनकी हर सांस में है केवल अपना देश। हमारे इन्हीं जांबाज वीरों को समर्पित होता है हमारा ये शो संदेश टू सोल्जर्स। जी हाँ दोस्तों, और मैं हूँ अनूप और मेरे साथ है नरेंद्र। और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आप हमें एसएमएस भेज सकते हैं और कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और जरिया है बहुत ही आसान, टाइप कीजिए RAIN रेन, स्पेस दीजिए, अपना सवाल लिखिए, अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, जगह से जहाँ से आप ये मैसेज भेज रहे हैं मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 56060 पर। आपको बता दें कि कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी हमारी आज की खास मेहमान, नेवी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रीना लांबा जी। ये है संदेश टू सोल्जर्स। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। दमे दमे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। अरे बाबू समझो इशारे। भाई मैंने तो इशारा समझ लिया। मेरी गाड़ी हमेशा चलती रहे बिना रोक टोक, इसीलिए मैं हर साल मोटर इंश्योरेंस ले लेता हूँ। भाई मोटर इंश्योरेंस से सड़क पर मैं सुरक्षित हो जाता हूँ और मेरी गाड़ी भी। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे और मेरी गाड़ी के फ्यूचर को बनाए सिक्योर। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना और रिन्यूअल कराना ना भूलें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ हैं अनूप। और आज हमारे साथ है हमारी आज की खास मेहमान नावा यानी नेवी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रीना लांबा जी। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। वैसे इस गर्मी के मौसम में जब आपको देख रहे हैं तो समुद्र की ठंडी ठंडी हवा हमारे स्टूडियो में महसूस हो रही है। जी हाँ। और आपसे बताना चाहेंगे कि आप इतनी काम और कूल लग रही हैं कि इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट आपकी तरफ आया है। कई बार जो लुक्स है ना, दे कैन बी डिसेप्टिव। आई मस्ट से दैट। समुद्र की हवा सी आई तो ऐसा लगा कि नेवी के बारे में बात की जाएगी आज। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, वो जब जाते हैं कई महीनों कई हफ्तों उनको समुद्र में रहना होता है। अगर सबमरीन्स की बात करें तो पानी के नीचे ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है। सेलिंग पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से करीब 1 महीना 2 महीना 3 महीना दूर रहते हैं। जब वो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर परिवार रहता है, और अगर परिवार बिल्कुल ठीक ठाक हो, सब कुछ बढ़िया चलता रहे तो टेंशन थोड़ी सी कम होती है हर किसी को। और यहाँ पर नावा का रोल आता है। तो नावा क्या क्या करता है?
तो पहले मैं आपको थोड़ा नवा की हिस्ट्री के बारे में कि नवा कैसे बना। जी। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो नेवी वाइव्स थी, विमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन था, दे वर अ पार्ट ऑफ दैट। जी। इट वाज अ कंबाइंड बॉडी ऑफ डिफेंस वाइव्स दैट वर ऑपरेटिंग फ्रॉम दिल्ली एंड विद ईच सर्विस होल्डिंग प्रेसिडेंटशिप्स, यू नो, लाइक नेवी, आर्मी, Air Force. Okay. One after the other. And it was war time. And उनकी charter of duties जो थी, basically was to visit hospitals, taking care of widows, rolling bandages, attending signals. So this was their main charter of duties. The seeds of Nova, नवा के पहले नोवा था, that is Naval Officers Wives Association, both 1948 में बना। मिसेस मानिक सोमन जो हमारी नवा प्रेसिडेंट थी तब बना। सेलर्स और उनकी फैमिलीज की मदद के लिए बना, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत प्रॉब्लम से जूझ रही थी। अच्छा। कई तरह की, इट कुड बी हाउसिंग प्रॉब्लम, इट कुड बी पर्सनल प्रॉब्लम, इट कुड बी वेरियस इश्यूज, बट दिस वाज अ वेरी इनफॉर्मल सेटअप एट दैट टाइम। Okay. एंड बट दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड। वो दिल्ली में, बॉम्बे में, कोचीन में, वाइजैग में और जामनगर में शुरू हुई एज नोवा। जी। बिकॉज इसकी इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट होती गई विद रिगार्ड टू आवर कम्युनिटी नीड्स इन द नेवी। जी। फिर 1985 में मिसेस मीरा तेलियानी, हु वाज देन द प्रेसिडेंट नवा, उन्होंने उसको नोवा से नवा बनाया। Okay. It was Navy Wives Welfare Association. Okay. And this evolution was very significant. ये बहुत important थी because it led to the process of democratization of the association. जी। फिर 1991 में मिसेस ललिता रामदास, वो जब नवा प्रेसिडेंट थी, उनके टाइम पे नवा एक्चुअली प्रोफेशनल हो गया, बिकॉज बहुत सारे मल्टी फैसेटेड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके टाइम पर नवा में आए। तब से अब तक अभी नवा में बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे हमारी एक्टिविटीज जुड़ती गई। इनफैक्ट मैं इतनी क्यूरियस हो रही हूँ कि जैसे जैसे सोसाइटी हमारी इवॉल्व हो रही है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, इंक्रीजिंगली वी फाइंड कि जो डबल इनकम ग्रुप है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम किसी तरीके से अपनी नेवल वाइव्स हैं उनको किसी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं, उनको कुछ ऐसे कोर्सेज कराते हैं जिससे कि वो वोकेशन ले सकें? यस, जो नवा है उसका वन ऑफ द मेन एम्स इज एम्पावरिंग अ वुमेन। जी। सो ओवर द इयर्स हमारा यही endeavor रहा है। Okay. And I must tell you, recently we have taken very significant steps in empowering our ladies. जी. We have signed an MOU with Tata Institute of Social Science last year. जी. And in Bombay I did that. And we started one course with them. Then we started also in Delhi, the same course. And now is going to Vizag and Kochi. Which is a very big step for Nava. It has never happened before. तो मैम ये जो कोर्सेज कराते हैं तो उसमें किस किस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरीके से उन्हें वोकेशन दी जाती है? अब मैं आपको बताती हूँ, नवा कई तरह के कोर्सेज रन करता है। जी। Now this will come in professional courses. जी। जी। Then there are hobby courses, hobby classes. जी। That is basically for ladies to keep them entertained, to keep them happy, to keep them mentally busy. जी। बहुत तरह के hobby courses welfare। तो ये जो कोर्सेज आपके होते हैं, अगर कमांड्स की बात करें, चाहे ईस्टर्न कमांड हो, वेस्टर्न कमांड हो, जितने भी आपके कमांड्स हैं, वहाँ पर पूरे एक साथ सब एक्टिविटीज होती हैं। ये हमारा इट इज पैन इंडिया। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, इनफैक्ट बॉम्बे, वाइजैग, कोचीन में सेम हो रहा है। वी आर वेरी प्रोएक्टिव। We women in Nava, we are the wind behind the sails. Yes. What a beautiful way to say that. और ये जब आप हॉबी की बात कर रही हैं, यहाँ किसी की आंखें ट्विंकल कर रही हैं। अब इनकी हॉबी कौन सी है हमें पूछने नहीं वाली हूँ। मैं रीना जी से पूछने वाला हूँ कि आपकी हॉबी क्या है। वैसे तो आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होगा, क्योंकि आज आप संदेश टू सोल्जर्स में हैं, आकाशवाणी पर हैं, तो यहाँ पर हम जरूर पूछ लेंगे कि आपको कौन सा गाना पसंद है। अब पुराने सिंगर्स तो ऑफ कोर्स बहुत सारे पसंद हैं, बट आउट ऑफ द न्यू सिंगर्स आई थिंक अरिजीत हैज स्टोलन माय हार्ट। He has actually, you know, he has melted. The moment I listen to his songs, my heart melts. Wonderful. I must say that. So आपको सुनाते हैं एक अरिजीत सिंह का ही ट्रैक राइट हियर ऑन संदेश टू सोल्जर्स। नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे
तेरे बाजू ही जियो ही जियो तेरे बाजू मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी मेरे दिल ने सुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरी आसा जीना मेरा है हुण है तेरा की मैं करा तू कर एतबार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी वे चंगा नहीं कीता बिना वे चंगा नहीं कीता बिना दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा वे बड़ा पछताया खा नाल तेरे जोड़ के आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र, मेरे साथ है अनूप और आज की हमारी खास मेहमान हैं नेवी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रीना लांबा जी। और मैम यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके ऑफिसर्स हैं, आपके सेलर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी एस्पेक्ट्स हैं आप उनका ध्यान रखते हैं और यहाँ पर एक बात आती है मन में कि उनके जो माता पिता हैं, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके बारे में क्या हम कोई प्रोग्राम्स वगैरह रन करते हैं क्या? नवा हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जी। उनके लिए काफी प्रोग्राम्स रन करता है। वी कीप देम एंटरटेन्ड। अच्छा। हर महीने हर एक बेस में एक बड़ा सा गेट टुगेदर होता है एवरी मंथ और उनके जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वी टेक केयर ऑफ दैट टू। वी टेक केयर ऑफ मोर और लेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एल्डरली। ओके। एंड नॉट ओनली दैट, नवा हमारे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, अच्छा। उनसे लेकर हमारे एल्डरली जो हैं, सबका ध्यान रखता है। हमारी जो टीम है, एज सून एज अ फैमिली इज ब्लेस्ड विद द न्यूबॉर्न, जी। आवर टीम विजिट्स द हॉस्पिटल्स अच्छा। एंड yes any issues related with the baby or the family, we take it up. बच्चे हैं of different ages, we organize a lot of classes for them, जी। beginning with tuitions, coaching classes हैं. Now 11th and 12th is a very crucial stage, जी बिल्कुल। so we organize coaching classes for them, then hobby classes. We take up various issues regarding nature and we involve children in it. क्या बात। अच्छा मैम, आपने ये जर्नी करी नवा की, राइट फ्रॉम द डिपेंडेंट्स टू द छुटकूज। अब आपसे पूछना चाहेंगे कि हम आपको वापस आपकी यूथ में लेके जा रहे हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे पता है ग्रेजुएशन की है और आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया है। ओ माय गॉड, आई एम बैड विद नंबर्स। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी सर से मुलाकात कैसे हुई? वेल, हमारी जो मुलाकात है ना वो थ्रू फ्रेंड्स। अच्छा। हमारे जो फ्रेंड्स थे, वी हैड इनफैक्ट कॉमन वेरी गुड फ्रेंड्स। जी जी। सो इट वाज थ्रू देम दैट वी गॉट इंटरव्यू। जी। तो हमारे दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड्स थे, उनके थ्रू
हमारी मुलाकात हुई। क्या बात। हाँ, सो इट वाज। तो वो पहला मौका आपको याद आता है अभी जब पहली बार आपने सर को देखा था? तो सर भी सब सुन रहे होंगे। नहीं, वैसे इस टाइम अरिजीत सिंह था नहीं, तो वो गाना दिमाग में नहीं आया होगा। नहीं, एंड जो मेरे हस्बैंड है वो ओल्ड इंग्लिश नंबर्स हैं। अच्छा। उनके बहुत उनको prefer करते हैं। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ ऑल दैट, बट ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। एंड तो हमारे फ्रेंड्स ने, उन्होंने बड़ी, ये जो हमारी मुलाकात है बहुत ही सीक्रेट रखी। अच्छा। और पर जब मैं वहां पहुंची और मेरे हस्बैंड वहां पहुंचे तो हमें लगा कि ये कुछ फिशी है बात। हाँ। जी। पर यू नो then everything happened as it had to happen. We met each other, we liked each other, and you know, in a few months down the line जी। हमारी शादी हो गई। एंड बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही तब जी। से अब तक। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो भी नेवी में थे। Great. एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड। मेरे पेरेंट्स आर्मी में थे। आर्मी में थे। आर्मी में थे। Okay. मैं कभी ये चाहती नहीं थी कि मैं किसी आर्मी ऑफिसर से शादी करूं। But I didn't know that a naval officer will come to my life. नहीं, देखिए आपकी कंडीशन तो पूरी हो ही गई ना। I know, condition पूरी होगी, but I never knew that I'll fall in love with a naval officer. जी। Love at first sight. And it has been a very beautiful journey तब से अब तक। और मैम, ये जो आप स्माइल कर रही हैं ना, इससे मेरे को पता चल रहा है कि आपके जहन में कोई ख्याल आ रहा है। जब आप नई नई शादी करके आई थी, ऑल फ्रॉम अ फौजी बैकग्राउंड, एक आर्मी के बैकग्राउंड से आप आती हैं और एक नेवी के ऑफिसर से आपकी शादी हो जाती है। आई एम श्योर कुछ कल्चरल शॉक आपको लगा होगा। कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। आई ऑलवेज फेल्ट दैट army was the best. जी। And I kept saying that for a number of years. My loyalties lay with the army, as that army was the तो best. आपकी लड़ाई नहीं होती थी? And होती थी. And my husband would say Navy is the best because he only saw Navy. Yes. He was a naval officer son. जी, जी, And हमारी काफी actually कई बारी arguments भी होती थी. जी, जी। In so many ways, Army, Navy, Air Force, वो they're similar. जी। But in lot of ways they are different. डिफरेंट भी है। अगर हम देखते हैं अपने डिफेंस, अपने फोर्सेस को देखते हैं, उनकी वर्दी को देखते हैं, यूनिफॉर्म को देखते हैं, तो एक अलग तरह का हमारे में जोश आता है, एक गर्व आता है। क्योंकि आप तो इस बैकग्राउंड से रही हैं और बहुत सारे हमारे जो सैनिक हैं, हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, कितनी मुश्किलें सहते हैं। नेवी में हमने कहा कि काफी परेशानियां सहनी पड़ती हैं। उन सबको देख के आपको कैसा लगता है? पहले मैं कहना चाहूंगी कि मैं एक बहुत प्राउड आर्मी डॉटर हूँ। जी। बहुत प्राउड। जी। मैंने अपने फादर को देखा है, उन्होंने 65 वॉर में, 71 वॉर में भाग लिया है। ओके। मुझे आज तक याद है 71 वॉर में जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी, जी। वो शाम मुझे याद है जब मेरे फादर को वो जो जीप है वो ही वेंट फॉर दैट वॉर। वो मुझे जीप और उस जीप का सायरन आज तक नहीं भूला। आई हैव फॉरगॉटन दैट इवनिंग। और हाल ही में मैं वो फिर आई विजिटेड दैट हाउस। मैं पठानकोट गई और मुझे घर का नंबर याद नहीं था। मैंने अपनी मम्मी को फोन करा। मुझे सिर्फ ये याद था कि उस घर के सामने एक रेलवे लाइन थी। जी। मुझे बस वो याद था। और मैंने मम्मी को फोन करा तो उन्होंने कहा बेटा मुझे घर का नंबर नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर। और मैंने इतने सारे घरों में अपना घर ढूंढ लिया बिकॉज वो कॉलोनी काफी बदल भी गई थी, काफी बदल गई थी। और एक जो आम का पेड़ जो कोर्टयार्ड में था, विच वॉज द लैंडमार्क, मैंने देखते ही बोला कि ये है मेरा घर, ये मेरा घर है। And I feel very proud to be an army daughter, and I feel very proud to be a naval wife. जी। You know, I've been the daughter of a very brave father. जी। And I'm the wife of a very brave husband, you know. Yes. I mean, I regard them for all that. सच कहें तो जो आपने कहा कि उसको देख के वाकई, मतलब आपने नेवी की बात करें, चाहे फोर्सेस की बात करें, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, हर जवान को यूनिफॉर्म में देख के हमें बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है। और उनको देखकर लगता है कि हमारी देश की जो सुरक्षा का जिम्मा जो उनको दिया गया है ना, वो कितने मुश्किलें सहते हुए भी उसको निभा रहे हैं। ऐसे कई हमारे देश के वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी कोई परवाह नहीं की, अपनी जान न्यौछावर कर दी अपने देश के लिए। आज संदेश टू सोल्जर्स में ऐसे ही एक वीर की दास्तान। कारगिल का युद्ध शांति के पीठ पर धोखे के खंजर की कहानी है। इस युद्ध का अंत पाकिस्तान की हार और भारत की विजय के साथ हुआ, लेकिन इस विजय की कीमत बड़ी थी। देश के कई जांबाज सपूतों को शहादत देनी पड़ी। आज कहानी एक ऐसे ही शहीद की, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक छोटा सा शहर है पालमपुर। यहीं जन्म हुआ था कैप्टन विक्रम बत्रा का 9 सितंबर 1974 को। 2 बहनों के बाद जुड़वा बेटे विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा का जन्म पिता जीएल बत्रा और मां कमलकांता बत्रा के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया था। रामायण का पाठ करने वाली मां ने इन्हें लवकुश कहा और अपने आवास का नाम रखा लवकुश विला। बचपन में ऐसा ही था जैसा और बच्चों का होता है, लेकिन जीएल बत्रा जानते थे कि उनके बेटे लव यानी विक्रम में कुछ तो था जो दूसरों से अलग था। बचपन से ही बड़े मेधावी थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे, शार्प थे, चैंपियन थे स्कूल डेज में टेबल टेनिस के। वो हिमाचल में भी रिप्रेजेंट करते थे स्टेट चैंपियनशिप के लिए और सेंट्रल की चैंपियनशिप के लिए भी गए। दे आर डेविल थे शुरू से ही, जीवन में कुछ करना चाहते थे। शूरवीर हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, तो उनसे भी वो बहुत प्रेरित थे काफी, क्योंकि बचपन में कुछ ऐसी ही कहानियां मैं उनको सुनाता रहता था। पालमपुर के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए विक्रम बत्रा चंडीगढ़ आ गए। उनका सिलेक्शन हुआ मर्चेंट नेवी में और साथ ही इंडियन आर्मी में। अब फैसला करना था, एक तरफ आराम की जिंदगी और दूसरी तरफ देश के लिए कुछ करने का जज्बा। मां कमलकांता बत्रा को वो दिन याद है जब विक्रम ने अपना फैसला सुनाया था। कहने लगे मामा पैसा ही सब कुछ नहीं, आपको पैसा चाहिए? मैंने कहा नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए। तो बस फिर ठीक है, पैसा नहीं चाहिए तो फिर मैं पैसा नहीं नहीं कमाना चाहता, मैं देश के लिए कुछ बनना चाहता हूँ जिसे यादगार रहे बस। विक्रम बत्रा बतौर लेफ्टिनेंट 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हिस्सा बन गए। पोस्टिंग हुई द्रास सेक्टर के कारगिल में। भारत शांति चाहता है, 1999 में भी चाहता था। शांति का संदेश लेकर ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब लाहौर की बस यात्रा की थी। लेकिन पाकिस्तान की नीयत जैसी आज है वैसे ही तब भी थी, नीयत धोखा देने की। उसने चुपचाप जम्मू कश्मीर के कारगिल में द्रास सेक्टर की पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया, अपने बंकर्स खड़े कर लिए। इरादा था भारत पर एक बड़ा हमला करने की, भारत को नुकसान पहुंचाने की। धोखे के इस दांव को विफल करना था। विक्रम बत्रा और उनके साथियों को श्रीनगर लेह हाईवे के करीब .5410 को दुश्मन से वापस छीनना था। हर कीमत पर जमकर लड़ाई हुई। विक्रम बत्रा ने दिखा दिया कि हिम्मत और जज्बा किसे कहते हैं। 20 जून 1999 सुबह 3:30 बजे विक्रम बत्रा और उनके साथियों ने इस महत्वपूर्ण चोटी पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया। इस फतेह के बाद खुद विक्रम बत्रा ने कहा था, We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, "Wo aaya," which was passed to our CEO Kamal Joshi on the radio set. After that, another bunker was captured. My company's success signal was "Ye dil mange more." विक्रम बत्रा ने कहा, ये दिल मांगे मोर, और यही बन गया हिंदुस्तानी फौज का मंत्र। यूनिट ने उनको एक नया नाम दिया, शेर शाह। शेर शाह ऑफ कारगिल। फौज में विक्रम बत्रा का खौफ फैल गया था, इतना कि उन्हें मारने के लिए उन्होंने जो प्लान रचा था उसका नाम था ऑपरेशन शेर शाह। विक्रम बत्रा का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अगला टारगेट था .4875 से पाकिस्तानियों को मार भगाना। अपने इस ऑपरेशन पर निकलने से पहले उन्होंने अपने जुड़वा भाई विशाल बत्रा को एक चिट्ठी लिखी। 5 जुलाई को उन्होंने मुझे लेटर लिखा था आखिरी, जब वो 4875 की चढ़ाई चढ़ रहे थे, और उन्होंने ये लिखा था कि मेरे को फर्स्ट कैप्चर मिला है, जो फर्स्ट मैंने पीक कैप्चर करी है 5140 में, और मेरी बिगेस्ट विक्ट्री थी कि मैं 6 सोल्जर्स के ऊपर गया था, 6 सोल्जर्स के साथ ही मैं नीचे वापस आया हूँ, और मेरे को महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया गया है, और मैं एक सेकेंड अटैक के लिए जा रहा हूँ। बट उसमें भी लेटर में उन्होंने लिखा था ही वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट ही विल कम बैक, क्योंकि उन्होंने मुझे लिखा था उस लेटर में कि मैं वापस आने के बाद तुम सबसे बात करूंगा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू एंड देन शेयर माय विक्ट्रीज विद यू। उधर विक्रम बत्रा अपने साथियों के साथ .4875 को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने निकल गए। वो एक ऐसी जगह थी जहां से श्रीनगर लेह राजमार्ग पर दुश्मन
अपना दबदबा बनाए रख सकता था। इसे खाली कराना बहुत अहम था, लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। 17,000 फीट की ऊंची पहाड़ी और सीधी चढ़ाई। लेकिन आसान काम विक्रम बत्रा को पसंद था ही कब। गोलियां चल रही थी, गोले बरस रहे थे, लेकिन विक्रम बत्रा और उनके साथियों ने रुकना नहीं सीखा था। उस वक्त के बारे में बताते हुए ब्रिगेडियर वाई.के. जोशी, always volunteer for carrying out any ambushes, raids. He was always a big go-getter. Though we had reached the top, the enemy had a bunker which was constructed right on the mouth of this ledge. If we have to capture 475, the only way is to launch frontally along that ledge, which was suicidal actually. Captain Naveen, who was in the forwardmost area, he got injured. The enemy had thrown a grenade and it fell on his leg, and his leg was very badly damaged. At this time, on the morning of 7th of July, Vikram Batra was tasked to lead a patrol to this area and see that how we can circumvent and capture the entire 4875. Now when he went to that area, apparently, now I can visualize, he realized that there was simply just no way, there was no way we could circumvent this ledge. An impulsive, go-getter, impulsive man that he was, he immediately assaulted through that only approach to that area which was being dominated by the enemy Sangar. He didn't bother for his own life and made a supreme sacrifice. And with vengeance, the entire company launched an assault through that ledge, through the foothold which Vikram Batra had given to us, and captured the entire point 4875. 7 जुलाई 1999 को लड़ी गई इसी लड़ाई में अपने जूनियर लेफ्टिनेंट नवीन को बचाते हुए वो दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। मां ने अब भी विक्रम बत्रा का कमरा वैसे ही रखा है। यादें आसानी से मिटती भी कहां हैं। यही सोचती हूँ कि वो देश के लिए आया था, देश की रक्षा के लिए ही गया है, तो इससे काफी गर्व महसूस होता है और मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मेरी जैसी माँ ने उसको जन्म दिया। भाई विशाल बत्रा भी पिछले 17 साल में कुछ भी नहीं भूले हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जब मैं उसको बिना सैल्यूट किए, उसकी फोटोग्राफ और उसके बिना उसके पैरों को टच किए अपने घर से बाहर निकलता हूँ। ये रिकॉर्ड है मेरा आज की डेट में। कोई भी अच्छा काम करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे को देखो जाना साहब ने एक दिन है और मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट कंपेनियन टू मी। मेरे को लाइफ में ये ब्लेसिंग है गॉड की कि मैं उससे रिलेटेड हूँ और मैं उसका छोटा भाई हूँ और वो भी आइडेंटिकल ट्विन। पिता जीएल बत्रा भी कहाँ कुछ भूल पाए हैं। उन्होंने जो किया है वो एक इट्स ए वेरी वेरी ग्रेट कॉज। उस बात का हमें एक बड़ा गौरव है अपने आप में और हम समझते हैं कि हमारा जीवन उन्होंने सार्थक कर दिया है। एक संतान से आदमी जीवन में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, इसे से मैक्सिमम, इससे ऊपर जो है कोई संतान दे नहीं सकती। पिता अपने जांबाज बेटे को याद करते हैं और देश को कुछ याद भी दिलाते हैं। समाज जो है ना, दे शुड रियलाइज द सैक्रिफाइस ऑफ द फैमिलीज। दे शुड ट्रूली रियलाइज, इट शुड नॉट बी लिप वाली बात नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स के फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में और अदर सो मेनी फील्ड्स वी गिव अ लॉट ऑफ प्रायोरिटीज टू देम, बट सो फार द martyrs are concerned, martyrs families are concerned, they are not given that much weightage. So that feeling should be there in the society. किसी शहीद की मां से मिलना सौभाग्य होता है। वो देश के लिए जीने और कुर्बान होने का साहस पड़ती है। मैं एक गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की मां हूं और मैं उन सारे फौजियों को जो बॉर्डर्स पे और दुर्गम स्थानों पर देश की सेना जो है वो रक्षा कर रही है, लड़ रही है, और जो आगे आने वाले हैं उनको भी ये संदेश देना चाहूंगी कि फौज बहुत ही एक अच्छी संस्था है। आर्मी की मिड लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी है, अव्वल है। सारे देश मतलब सारी जॉब्स से ये जॉब जो है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि देश जो है
वो सर्वोपरि है। हमें ये नसीहत लेनी चाहिए कि जो जवानों ने शहादतें दी हैं वो देश के लिए दी हैं, और देश जो है वो सबसे बड़ी चीज है, सर्वोपरि है। देश को बचाने के लिए हम अपने आप को पूरा बलिदान जो है देने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। 9 सितंबर को कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्मदिन होता है। बचपन में उनकी बड़ी बहनें विक्रम बत्रा के बर्थडे के लिए सारी तैयारियां करती थीं, अब भी करती हैं, उनकी यादों के साथ। बचपन में विक्रम बत्रा माउथ ऑर्गन पर धुनें निकालते थे। बड़ी बहन सीमा सेठी को उनकी एक धुन कभी नहीं भूलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो बजाता था, तो वो गाना हम वैसे भी गुनगुनाते रहते थे। फिर उसके बाद हमने बैंजो लिया, तो हम उस पर भी सबसे पहले हमने वही गाना बजाना शुरू किया। आज तक बजाते हैं तो उस पे हाथ इतने बैठ चुके हैं कि वही गाना ना बार बार, मतलब उसकी जो भी सरगम है इतनी पक्की है कि भूलती नहीं है कभी। वो जो गाना है ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले हो, 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 ओडले ओडले हो। जमाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ हैं अनूप, और अनूप ने अभी अभी एक पैकेट इनके सामने रखा है और इसमें से कुछ निकाला। क्या क्या है ये सब? कुछ नहीं, इसमें से बहुत कुछ निकला है, और ये है बहुत ही प्यारे प्यारे लेटर्स जो हमारे सोल्जर्स के लिए आए हैं। लोटस पेटल्स प्री स्कूल से, कौशाम्बी गाजियाबाद से। कैन यू इमेजिन, कहाँ से? प्री स्कूल से। क्या बात है। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड बनाया है और इसमें लिखा है कि आकाशवाणी की प्रस्तुति संदेश टू सोल्जर्स एक बहुत ही बढ़िया कदम है। इससे एक और हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ता है, साथ ही देशवासियों में देशभक्ति की भावना दृढ़ होती है। क्या बात है। और यहाँ पर एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है, वी ऑलवेज प्रे फॉर योर ब्लेसेड लाइफ बिकॉज वी नो गॉड ऑलवेज विल हेल्प द ब्रेन वंस, आवर सोल्जर्स आर द बेस्ट। और जब छोटे छोटे बच्चे ऐसी प्रेयर्स करते हैं ना, आई एम श्योर कि भगवान जरूर सुनेगा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से हमें संदेश भेजते रहिए। अगर आप भी हमें कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। और दोस्तों, अगर आप इंस्टेंटली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लीज टाइप करें RAIN रेन, स्पेस देते हुए अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जिस जगह से आप हमें मैसेज कर रहे हैं वो मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 56060 पर। आप हमारे इस शो को पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। यह है allindiaradio.gov.in। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो लाइव। आपके बहुत सारे संदेश हमारे पास पहुंचते हैं और आज संदेश टू सोल्जर्स में सूबेदार बलवंत सिंह रावत का संदेश, जो शेयर कर रहे हैं हमसे अपने विचार। मेरे सभी सैनिक भाइयों को जो सूबेदार बलवंत सिंह रावत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। मैं 28 साल की सर्विस के बाद में 27 वर्ष पूर्व रिटायर हुआ था और अभी तक भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं कितने बड़े परिवार से
संबंध रखता था। ये हम सब फौजियों के लिए वास्तव में बड़े सम्मान की बात है कि हमारा परिवार उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। मैं 55GR से रिटायर हुआ था। 55GR जिसको एक दिन में 2 विक्टोरिया क्रॉस एक दिन की लड़ाई में मिले थे, और मैं उस यूनिट से हूँ जिसको भारत का सबसे पहला अशोक चक्र मिला था हैदराबाद एक्शन में। तो मैं अपने पलटन का तो पूरी फौज के लिए तो गर्व है ही मेरे मन में, लेकिन मैं अपने पलटन के लिए बहुत ज्यादा सम्मान रखता हूँ दिल में। जी हाँ, संदेश टू सोल्जर्स में आपके बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, और ये वाला जो मैसेज मैं लेने वाली हूँ, दिस इज कम ऑल द वे फ्रॉम देहरादून, और भेजने वाले हैं जोगी वाला विवेकानंद ग्राम फेस लेन 1 से तेजस्वा जादव, और ये कहते हैं कि मैम आपके प्रोग्राम से मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ। इनफैक्ट योर चैनल इंस्पायर्स मी। आई सिंपली लव द प्रोग्राम कॉल्ड संदेश टू सोल्जर्स। वे टू गो तेजस्वा। और यही हमारी ये जो है ना इनिशिएटिव है कि हमारे सोल्जर्स के लिए आप वो सब फील करें जो हम चाहते हैं, एंड यू शुड बी रियली रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट दे डू फॉर द नेशन। एक और मैसेज लेते हैं, और ये आया है हमारे पास फ्रॉम हरियाणा, और ये हमारे रेगुलर लिसनर है जिनका नाम है जय कुमार मिस्त्री जी। ये कहते हैं सभी आर्मी सोल्जर्स को हमारे पूरे परिवार की तरफ से सलाम, भारत माता की जय। वेल जय कुमार जी, जब भी आप मैसेजेस भेज रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, हमारा जो दिल है ना वो गर्व से भर उठता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो ट्यून इन करते हैं और हमारे इन सोल्जर्स के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। एक और मैसेज कोटा राजस्थान से, और भेजने वाले दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा है, बट एनी हाउ अगर आप सुन रहे हैं यू वुड नो कि आपकी बात हो रही है। कहते हैं हमारे नौसेना की जो फर्स्ट लेडी हैं, जो माँ हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। वेल ग्रेट। रीना जी के लिए ये मैसेज आया है पर्सनलाइज्ड, और ये मैसेज आया है कूच बिहार वेस्ट बंगाल से उत्तम बर्मन का, जो कहते हैं डू डिस्कस अबाउट द आर्मी पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ। बिल्कुल उत्तम जी, जरूर उनके बारे में भी बातचीत होगी। इनफैक्ट उस हर जवान के बारे में बातचीत होगी, उस हर ऑफिसर के बारे में बातचीत होगी जो इस वक्त पूरे भारत में कहीं भी पोस्टेड है, चाहे बॉर्डर्स पे या फिर हमारी सिटी लिमिट्स के अंदर, और हमारे देश की सेवा कर रहा है। एक और मैसेज रोहन का आया है बिहार से, जो कहते हैं आई वुड लाइक टू सैल्यूट all our indomitable soldiers for their fiery devotion and commitment to the nation. Well, way to go, Rohan, and I join you in your salute. दोस्तों, आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। All you have to do is type RAIN RAIN, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम जरूर मेंशन कीजिए, जिस जगह से आप हमें मैसेज भेज रहे हैं मेंशन कीजिए, और भेज दीजिए उसे 56060 पर। यह है संदेश टू सोल्जर्स। ये है संदेश टू सोल्जर्स, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ है रीना लांबा जी। रीना मैम, सिविल में लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। सुबह होती है, सभी काम को जाते हैं और ईगरली इंतजार होता है शाम का कि कब हस्बैंड आएंगे, बच्चे इकट्ठे होंगे, एंड एवरीबडी विल गो आउट एंड हैव फन। लेकिन आपके साथ बहुत डिफरेंट होता है जब हमारे ऑफिसर्स और हमारे सेलर्स अपनी लॉन्ग वॉयजेस पे और अपनी सेल पर जाते हैं। ऐसे में आप सभी अकेले रहते हैं, सारी लेडीज, बच्चे, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं और कैसे एंजॉय करते हैं? हमारे हस्बैंड जब सेलिंग पे जाते थे तो हम लोग वी वर लाइक वन बिग फैमिली जी, और एक दूसरे के घर में बच्चे भी, हम भी पिकनिक्स के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बहुत बहुत मजा आता था। जी जी। और वी वर नेवर लोनली, वी बॉन्डेड वेरी वेल। जब फ्लीट जाती थी 3 से 4 महीने तक हम उनसे कभी बात भी नहीं कर पाते थे, तब मोबाइल फोन नहीं थे। जी। एक लाइसेंस सेल वो पीछे छोड़ जाते थे जो हमें बताता था कि ये शिप अब यहाँ से यहाँ पहुंचा है, केवल इतना ही। पर अगर कोई इमरजेंसी या कोई डेथ होती थी उस टाइम पे हम वो हस्बैंड को इन्फॉर्म किया जाता था, तब आप शायद हस्बैंड से बात कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। सो इट वॉज अ लॉन्ग सेपरेशन, पर उसमें मजा भी आता। लाइक मेरी बहुत सेपरेशन रही है इन मुंबई। माई हस्बैंड वॉज इन द फ्लीट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, इन 2-3 पोस्टिंग्स, 2-3 अपॉइंटमेंट्स ही वॉज इन द फ्लीट। तो बहुत सेलिंग रही है, और मतलब बर्थडेज क्या, एनिवर्सरीज क्या, मतलब he was never around, and बच्चों के एग्जाम्स क्या, he was never there. लेकिन आप एंजॉय करते थे? पर मैं एंजॉय करती थी, but there were certain occasions when I wanted him. Yes. You know, I mean, there were times when मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो बहुत मुश्किल हो जाता था उनके साथ, और मेरे I have 3 children. कोई ऐसा मौका आपको याद आता है जब आप चाहती होंगी कि वो एकदम आपके साथ हो, and he should share things with you,
और कोई जरिया नहीं है उनके साथ रहने का, ऐसी कोई बात याद आती है? मुझे याद है जब मेरे बच्चे दे वर इन द हायर क्लासेस, तो मेरा बेटा, अब जैसे लड़कों को खासकर टीन ईयर्स में आई फील फादर्स ही हैंडल कर पाते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगा कि वो क्लास 9 में आ गया है और उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं, बिकॉज माई सन वॉज a very very intelligent boy. Till class 8 he was like a topper. And then we were in Secunderabad for a few years and then हम बॉम्बे आ गए, बॉम्बे फ्लीट में। तो फ्लीट में my husband started sailing. और उसके ग्रेड्स गिरने लगे, तो आपको चिंता और हुई? मुझे बहुत चिंता हुई। और मैं आपको बताऊं मैं क्या करती थी, मैं चुपके उसके पीछे मैं स्पाई करती थी। अभी आप ये सुनिए कि वो सुन रहे होंगे इस वक्त। तो आप उसका पीछा करते मैं पीछे करती थी कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसके फ्रेंड्स कौन है, कि ये ऐसा क्या हो रहा है कि उसकी ग्रेड्स गिर रही हैं। आई कुड नॉट एक्सेप्ट। एंड कई बारी मैं सोचती हूँ, अभी तो मुझे बहुत फनी भी लगता है, बट दैट वाज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। वैसे एक माँ सब कुछ कर सकती है अपने बच्चे के लिए, जासूस भी बन सकती है, जासूस भी बन सकती है। तो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई रियली मिस माय हस्बैंड, बिकॉज आई फेल्ट कि इफ ही वाज देयर ही वुड हैव हैंडल्ड दिस लाइक इन अ डिफरेंट वे, ही वुड हैव काउंसल्ड हिम, तो मुझे तब उन टाइम स्पेशली आई रिमेम्बर। और जब मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं, जब जैसे ही मेरे हस्बैंड सेल करते थे, एक ना एक बच्चा उसी वक्त बीमार पड़ जाता था। और बहुत पहले तो मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी, बट लाइक आई सेड नेवी वी वर लाइक अ बिग लार्ज फैमिली, पर कई बारी कोई हेल्प करने के लिए नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता था। और फिर मेरे हस्बैंड को मैं बहुत याद करती थी कि आई विश आज होते तो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल, माई चिल्ड्रन वुड हैव फेल्ट बेटर, माई whoever sick would feel better. So there were lot of occasions when I wanted him around. तो जो ये सिचुएशन आपके सामने, वैसे ही परिवार, सेलर्स का भी परिवार वैसे ही है, तो नेचुरली उनके सामने भी कुछ ऐसा ही होता है, तो उनकी मदद के लिए भी क्या क्या किया जाता है? तो जैसे मैं कह रही हूँ, जो वेलफेयर है, इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। जो सेलर्स की फैमिलीज हैं, जब हस्बैंड सेल करते हैं, तो वो हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, एंड देयर इश्यूज आर एड्रेस्ड। जो कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ है, जब हस्बैंड सेल करता है, तो शी इज इन टच विद द फैमिलीज, वो उनका ध्यान रखते हैं। जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वी एज द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो सोचती है कि वो नहीं हैंडल कर सकती, देन शी कम्स टू द senior wife. Then she comes to Nava. Now President Nava of each region is the CNC's wife. So the problem can even go up to her. Okay. It is like that. Okay. मैम, आपको देखकर ही लगता है कि आप एक पीपल्स पर्सन है। आपकी जो वार्मथ है आपकी पर्सनालिटी में, आई एम श्योर इट रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क ऑल्सो। आप कुछ बता रही थी कि आप वेट नहीं करती हैं कि आपके पास प्रॉब्लम्स पहुंचे, आप खुद पहुंच जाती हैं उनके पास और जानना चाहती हैं क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। ऐसा एक इनिशिएटिव आप मेंशन कर रही थी, आप उसके बारे में बताएंगे प्लीज? सो मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा, और जो मेरे फोन पे एक ऐप है कॉल्ड टेलीग्राम। तो मैं आई एम कनेक्टेड विद देम थ्रू दिस ऐप टेलीग्राम। तो वो मुझे देख सकती हैं, मैं जहाँ जाती हूँ, मेरे इनिशिएटिव्स, मेरी स्पीचेस, क्या हो रहा है नवा में, दे कैन सी मी, दे कैन हियर मी, एंड दे कैन गिव देयर आइडियाज, दे कैन गिव देयर रिस्पॉन्स। एंड मैं क्या करती हूँ, जब मुझे उनकी रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, देन आई पुट अक्रॉस क्वेश्चंस टू देम। अच्छा, तो समय आ गया मैम आपसे एक और गीत जो आपके दिल के पास है उसके बारे में जाने। कौन सा गीत है? वो दूसरा गीत कौन तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो अब ये है खामोशियां, अरिजीत का। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां।
बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा। खामोशियां अल्फाज हैं, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। बहुत बार हम आपसे कहते आ रहे हैं कि अगर आप हमारी मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, हमारे जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं या उनके परिवारों के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो हमें जरूर बताइए। आपके संदेश के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको फोन करके अपने शो में आपकी बात शामिल कर सकें। और हमारे पास बहुत सारे पत्र आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं जिनमें हमारे लिसनर्स और दूसरे लोग बताते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी सिलसिले में भावनगर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के कर्मचारी जनार्दन भाई से आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन भर की कमाई जो कि है 1 करोड़ रुपए, वो हमारे देश के वीर सैनिकों को अर्पण कर दिए हैं। संदेश टू सोल्जर्स में आइए मिलते हैं जनार्दन भाई से। संदेश टू सोल्जर्स के हमारे साथी मिहिर मेहता ने इनसे बात की। मैं स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में क्लर्क की हैसियत से काम करता था। मेरे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं से लगा कि अपने सैनिकों अब हमारे बच्चे जैसा है, क्योंकि मेरी आयु 85 साल की है। जो मेरे पास मूड़ी है वो हमने 2005 में तय कर लिया कि मेरी जितनी मूड़ी है वो हम समाज को अर्पण कर देते हैं और हम उसका ट्रस्टी की हैसियत से काम करेगा। बैंक में से जो पेंशन मिलता है उसमें हम गुजारा करेंगे। मुझे आज 16,699 पेंशन मिलते हैं। जब निर्णय लिया शायद मुझे 9,000 10,000 जितना पेंशन मिलता होगा। लेकिन देश के लिए जो अपने सैनिक जान फैसानी करते हैं उसको चिंता से मुक्त करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास जो है उसमें थे 1% मैं अपने देश को, अपनी जो भारत माता दिक्कत में है तो उसमें मदद करनी चाहिए। ये अपना सब कोई की फर्ज है। इसलिए मैंने 1 करोड़ रुपया नेशनल डिफेंस फंड में और 2 लाख रुपया मृत सैनिकों के शहादत के कुटुंब को मदद करने के लिए दिया बाद मुझे ऐसा लगा कि 2 लाख बहुत कम है, मुझे सोचना चाहिए। हम सोचते हैं इसमें बारे में हूँ मेरी शक्ति के अनुसार जरूर तय करूँगा। लेकिन मैंने जब बैंक में था तब मेरा साथियों को जब ऐलान देता था मैं आप सबके पास से भिक्षा मांग रहा हूँ कि सैनिकों के लिए आप प्रति मास कम से कम 5 रुपया का प्रदान देने की शुरुआत करें। अपनी बैंक को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि हर पहली तारीख के दिन मेरे खाते 5 रुपया डेबिट करके गवर्नमेंट को ये भेजा जाए। मैं ऐसी आपको सबको गुजारिश करता हूँ कि आप भी फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी के स्वरूप से कुछ दिए। और यहाँ पर एसएमएस हमारे पास पहुंचे हैं। दिव्या का बिहार से, राहुल का कोटा से, रविकांत का बिहार से अगेन, धीरज चक्रवर्ती का सिलचर असम से, मनीष मिंज का झारखंड से और भूमिदार का असम से और नियामुद्दीन का दिल्ली से। वेल, ये सारे के सारे हमारी इंडियन आर्मी सोल्जर्स को सल्यूट करते हैं और अपने दिल से, तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। एक और मैसेज आया है यहाँ पर गुरुग्राम से और ये भेजते हैं अशोक कुमार छाबड़ा जी, जो कहते हैं अनूप जी नमस्कार, देश सेवा से बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती।
एंड आई सैल्यूट द सोल्जर्स। काश मैं भी फौज में होता, लेकिन अब देर हो चुकी है। वेल, आप फौज के साथ जुड़े हुए हैं एंड इन स्पिरिट आप उनके साथ हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं और ये आया है हमारे पास मंझाई कटिहार से। ये हमारे दोस्त हैं राजू यादव, जो कहते हैं जय हिंद सोल्जर्स, मेरे अंकल मनोज यादव एसएसबी में हैं, मैं उन्हें बहुत याद करता हूं और प्रोग्राम के थ्रू उनसे नमस्कार कहना चाहता हूं। एक और मैसेज और ये आया है एक बहुत ही इंस्पायर्ड हमारे स्टूडेंट का, सहारनपुर से। इनका नाम है अक्षत दोस्तों और ये क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। ये कहते हैं आई एम गोइंग टू मेक दोज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैं ऐसी तकनीकी एडवांसमेंट जो है वो करने वाला हूं जिससे कि हमारे सोल्जर्स की जो लाइफ है वो सिक्योर हो सके। वेल, वे टू गो अक्षत, एंड आई होप कि ऐसे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इंस्पायर हो पाए। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। दोस्तों, आप हैं नरेंद्र और अनूप के साथ। हमारे ये शो इस वक्त 122 स्टेशन से एक साथ ब्रॉडकास्ट हो रहा है। पूरा भारत इससे जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में कहीं भी इस शो को सुना जा सकता है। तो आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगी सभी को? सभी लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त। मैं अपनी जो लेडीज हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो हस्बैंड्स हैं, एज दे आर गार्डिंग द फ्रंटियर्स, हमारी देश की सुरक्षा में जुटे हैं। मैं कहती हूँ, मैं उनको कहना चाहूंगी टू बी द पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल, दे हैव टू बी द पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ जी, एंड वी हैव टू सपोर्ट देम इन एवरी पॉसिबल वे, because we need our soldiers to be mentally free of any worries regarding us so that they can give their best. जी, जो आपने बात कही और जो आपने संदेश दिया वो पूरी भारत में हर किसी के दिल तक पहुंचा है संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। It was really a pleasure to be here with you all. Thank you so much. Thank you. धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। ঘর
संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप। आपके संदेश हमारे पास लगातार पहुंचते रहते हैं। पवन कुमार गुप्ता हैं जो कि मसूरी से हमें ये संदेश भेजते हैं। ये कहते हैं कि फौजी भाइयों के लिए हमारे मन में बहुत आदर है। हम चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। और एक और मैसेज आया है दिल्ली से ही हर्षवर्धन का, जो कहते हैं कि वो बहुत इंस्पायर्ड है हमारे सोल्जर से। इनफैक्ट वो हमारी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप इसी तरह से संदेश भेजना चाहते हैं, पत्र लिखना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान सा माध्यम है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं हमारे इस पते पर, संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, इसका आईडी है @air.sandesh2soldiers। आज के एपिसोड में हम कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए आभारी हैं ऑल इंडिया रेडियो भुज और देहरादून के। और अब समय कह रहा है कि हमें चलना चाहिए, लेकिन अगले हफ्ते इसी समय इसी वक्त आकाशवाणी पर फिर मिलेंगे इन संदेश टू सोल्जर्स। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। परिकल्पना मनोहर सिंह रावत और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। बहुत जबरदस्त हुआ है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। नक्सलियों को भी काफी नुकसान हुआ हो। वेपन्स के लूटने की पूरी जानकारी तो नहीं आई है, पर चूंकि शहीद हो चुके हैं लोग और हमारी फोर्स बाद में पहुंची है, तो ऐसा आशंका है कि वेपन्स भी लूटे गए होंगे। झाड़ियाँ इतनी हैं कि अगर 15 मीटर दूर पे होंगे तो आप दिख नहीं सकते हैं। ग्रामीणों का शील्ड बना करके उनके घरों को यूज करके वहाँ से फायरिंग की गई। महिलाओं की भी संख्या थी, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कितनी थी। हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो ये एक किस्म की बर्बरता है। सबसे पहला काम तो इनको पकड़ के सजा देने का। कब तक आप ऐसे चोट खाते जाएंगे? कब तक हम अपने जवानों की बलि देते रहेंगे? कोई इस पर जो है कड़ा स्टेप लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई हो करनी चाहिए। उसमें जो भी हो प्रक्रिया जो भी करना है हमारे सिपाही करेंगे। जहां तक संभव होगा फाइनल करेंगे। Deeply pained over the loss of our brave hearts during an encounter with the Naxalites at Sukma in Chhattisgarh. This is a classic case of Naxalites indulging in mindless killing. Naxalism is anti-development and does not have a place in democratic society. Stringent action will be taken to bring the culprit to justice. घटना बड़ी है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं एक चुनौती भी मानता हूँ। विकास कार्यों में वो बाधा पैदा कर रहे हैं नक्सली, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ही विडंबना है क्या। नया मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा है, घायल हुआ नक्सलियों की लड़ाई में, और मैं बहुत तड़प रही हूँ। सारा गांव दुआ मांग रहा है। मुझे अपने बेटे पर बहुत नाज है। मेरा बहुत नेक नियति का इंसान था। वो उसकी इच्छा यही थी कि मैं सीआरपी में अभी उसमें मिलिट्री में जाकर के देश सेवा करूं।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स और कार्यक्रम में सबसे पहले हम नमन करना चाहेंगे उन वीर जवानों को, उनके परिवारों को जो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर झुक जाता है। दोस्तों, जब हम अपने इन मार्टर्स को याद करते हैं दिल दुखता है, लेकिन दिल में गर्व होता है और ये विश्वास होता है कि अब भी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए मातृभूमि जो है वो सर्वोपर है। आप सबको हमारा सलाम ऑन संदेश टू सोल्जर्स। और आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है सभी शहीदों के नाम, उनके परिवारों के नाम, और एक ऐसे ही जांबाज फाइटर पायलट हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप तैयार हैं? अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की वेलकम टू संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं अमित और अनूप के साथ दोस्तों, और ऑलरेडी मुनीश आपको पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम है ना संदेश टू सोल्जर्स, ये एक और ही लेवल का होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच हैं बादलों के या कहूँ आसमान के शहंशाह एयर मार्शल डेंजिल कीलर, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र एंड कीर्ति चक्र। Well, touch the sky with glory. That's the motto of Indian Air Force. And our guest today is somebody who was commissioned into the Air Force on 6th of November 1954, Air Marshal Keeler. Pleasure having you with us on Akashvani. Thank you for inviting me. I'm very proud to be here and I'm willing to share my experiences with you. How has been the journey all these years? Very exciting, very adventurous, very dangerous, but in the end, very fulfilling. But tell us, what's life like in the cockpit of a fighter jet? It's a passion. Oh. It's obsession. You don't think of your wife, girlfriend, anything. Oh. The cockpit is full of instruments and gadgetry. And the first thing you have to learn that you have to manage it all together in one go. Ji. So that's why a pilot, when you see him in ordinary life, you find he's used to doing 3-4 things at the same time. Ji, ji. So when I'm in my new civil job, I'm doing the same thing and getting everybody confused because they couldn't understand my own ethos and culture which has evolved over the years. जी जी। एयर मार्शल कीलर, यहाँ पर एक चीज़ मेरे मन में आ रही है कि आपकी जो बैकग्राउंड रही बहुत ही एकेडमिक रही। आपके जो फादर थे वो हेडमास्टर थे एट सेंट फ्रांसिस इन लखनऊ, और आप भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। तो ये एयरफोर्स जब आपने ये एक्सप्लोर की न्यूज़ उनको कि आई एम गोइंग टू जॉइन द एयरफोर्स, क्या रिएक्शन था? The first point is that my father was an intellectual in English, and we always got PF, it means just about passed in English. But in mathematics we got A's. So that's how we got through in life. In those days, I'm talking 47, before your fathers perhaps were not even born. In those days, sports was everything. Like British culture was there. So since I used to come first, and my brother and I used to take all the sports, athletic events, cricket, football, hockey, rugby, everything. So we felt that is enough for us to get 60% and get through. तो आपका टारगेट बस 60% था। उससे भी कम था। लेकिन अच्छी बात ये थी एयर मार्शल कि प्रतिशत कितने भी आए, जब आप अपने पापा मम्मी के पास जाते थे और आप कहते थे मुझे खेल खेलना है, तो आपके फादर साहब इनकरेज करते थे। Only he said play games and damn the rest.
That was his attitude. And you were good in all sports, whether it was hockey, cricket. Yes. And you loved hitting sixes. Even the records, the La Martiniere, if you go today, you'll see the mile record. I'm holding the record over there. और जब आप ले मार्टिनर में थे और उसके बाद जब अकेडमी में आप वायुसेना का प्रशिक्षण लेने भी गए, आप बेस्ट स्पोर्ट्समैन चुने गए थे. Yes, I have shown you that picture. So there also, in fact, I also benefited because I dodged the parade. Since I was busy with playing games in the evening, so the staff said you were very busy playing good hockey and football, no need for you to attend parade. So when the final passing out came, they saw me so bad they threw me out of the parade. This is one of my memories of that place. एम आशिफ कीला, अगर आपसे बात की जाए 1965 के इंडो पाकिस्तान युद्ध की, तो यहाँ पर ये जो युद्ध था 1965 का, ये आपके लिए बहुत इवेंटफुल रहा. तो बहुत सारी चीजें हुई, उनके बारे में आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताएंगे? पहली बात यह है कि हम हिंदी ठीक से नहीं बोल सकते हैं. कोई बात नहीं, आ गया. बहुत एक्साइटिंग चीज है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं लड़ाई के लिए, ट्रेन करते हैं लड़ाई के लिए, और जब आप लड़ाई सच में आता, फिर वही बात है, सब चीज भूल गया और आगे दुश्मन का, सिर्फ दुश्मन का है जी. तो जब 65 लड़ाई थे, वहाँ हम अम्बाले में थे और हम लोग को बुलाया गया जी. तो हम लोग बिगर लगेज लेके भागे, जहाज में लेके चढ़ गए और आगे बेस में चला गया आदमपुर पठान को. पता नहीं माय वाइफ ने क्या किया, मगर उससे चला गया और घर खुला हुआ. जी घर बिल्कुल खुला हुआ. ओके. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद जब आदमपुर में गए, आप तैयारी हो जाए लड़ाई के लिए, और अभी कुछ हम लोग जीतना है. सोल्जर कैनॉट इमेजिन एनीथिंग एल्स. देयर इज नो अदर ऑप्शन. इसलिए पूरा दिल, पूरा जोश लगाना पड़ता है इस बात में. और पाकिस्तान उस समय में काफी तगड़ा था, बहुत तगड़ा था, क्योंकि एट द पीक ऑफ द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री 65 में जी. तो इसीलिए वो हमारे लिए काफी चैलेंज था. हम लोग के बेचारे नैट हम लोग कभी चलाए नहीं. नैट एयरक्राफ्ट थे हमारे. तो हम पहले आदमपुर में गया, फर्स्ट 2 तारीख को हमारा भैया उसने पठानकोट गया, 3 तारीख को लड़ाई हो गया और पहले सेबर उसने गिरा दिया. तो ये जो पहला हिस्ट्री था 3 सितंबर को आपके छोटे भाई ट्रेवर कीलर ने फर्स्ट हरा दिया. जब तक लड़ाई शुरू, उसके बाद काफी लड़ाई शुरू हो गया और हम लोग काफी चीज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द एयरफील्ड, प्रोटेक्शन ऑफ द आर्मी. बट हमारी लड़ाई में आर्मी का सपोर्ट हमारा फेवर करते हैं. स्ट्रैटेजी होता था कि पहले उनको ठीक करो. हम लोग वो पुराना ओल्ड फैशन टैक्टिक था. आज का आर्मी को सपोर्ट करो. तो इसी तरीके से हम लोग काफी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उसी समय में हमारा भी लड़ाई हो गया. पर थोड़ा बताइए, जब आप 19 सितंबर को लड़ाई कर रहे थे, लड़ाकू विमान में थे, आप नैट एयरक्राफ्ट में थे, सामने दुश्मन का सैबर जेट था, तो कैसे ये एयर कॉम्बैट होता कैसे है? ऐसे हुआ कि कॉम्बैट बाद में होता, स्ट्राइक कोर. हमारा आर्मी काउंटर अटैक कर लिया. काउंटर अटैक में उसने पाकिस्तान के अंदर चला गया, छरविंदा, फिलोरा. ये स्ट्राइक फोर्स लाहौर पर जा रहा था. ओके. तो पाकिस्तान बहुत घबराए हो गया उसने कहा, क्योंकि पहले ही से सुबह में डोगराई भी ले लिया था हम लोग ने, किचुगल कनाल तक. तो वो उसने टैंक्स भेजे, एयरक्राफ्ट भेजे, इसलिए हमारा आर्मी पर बहुत दबाव हुआ और उसने डिमांड किया कि हमको मदद करो. ओके. तो वही 19 सितंबर में 3-4 बजे हमको बुलाया गया और हमारे स्ट्राइक फोर्स जा रहे मिस्टर फॉर 8 एयरक्राफ्ट जी. और वो नहीं जा सकते जब तक हम उसको सुरक्षा करते हैं फ्रॉम द एयर. राइट. तो हमारा टास्क था कि उनको एस्कॉर्ट करके जाना है. तो ब्रीफिंग हुआ वहाँ, और हमारा दोस्तें थे और वो फाइटर स्ट्राइक फोर्स कह रहे, साहब ठीक से देखो, ये तमाशा नहीं चलेगा. जी. और हमने कहा फिक्र ना करो, हम हैं वहाँ. क्या बात. और हम लोग सोचे कि भाई लड़ाई होने वाला है, क्योंकि वहाँ से रिपोर्ट्स आ रहे थे. जी. तो इसलिए जब स्ट्राइक फोर्स जगह हम आगे चला गया. जब हम खटुआ में रॉन्डेवू किया जी, वी वर फ्लाइंग एट 100 feet, 500-400 miles an hour, 500 miles an hour. जी. तो हम आगे हो गए और हमने कहा हमको स्वीपिंग हो रहा है, साफ कर देंगे और तुम पीछे आके लगा. ओके. तो हम लोग आईपी पर गए के घूम गया. जब हम देखा धूल फूल गया और हम देखा बहुत टैंक्स जा रहे थे पाकिस्तान के है, क्योंकि दे वर गोइंग वेस्ट टू ईस्ट. यस. तो हमने कॉल कर दिया कि दिखाई दे रहे हैं. तो उसने कहा हाँ दिख रहा है. हाँ. तो हमने कहा तुम जरा, तो उसने राइट को टर्न किया, तो अटैक होना है. और उसके बीच में हम चले, सेबर देख लिया. 2 ऊपर था, 2 नीचे था.
तो हमारे नंबर 3 था सब सेक्शन, हमने बोला तुम उसको जाओ, हम इनको टेक ऑन करेंगे। ओके। तो हम उसके पास चल गया, गन स्विचेस सब लाइव कर दिया और हम उसके ऊपर जाने की कोशिश किया, पर हमने देखा उसका ड्रॉप टैंक्स थे ना, वो छुड़ा दिया। इसका मतलब है कि हम आपसे लड़ने तैयार है और ये जो भारी वाली चीज है हम लोग निकाल। तो ये कोड होता है, राइट? यस। ओके। तो तब पता लग गया कि अब ये लड़ने वाला, अब ये लड़ाई के लिए और वो देख लिया। हाँ। और तो हमारी ओर भी खींच गया जी। हम लोग बिल्कुल 100 फीट के सामने हमारा सामने चला गया। जी जी जी। तो उसके बाद हमारा नंबर 2 था, थोड़ा यंगस्टर था, वो चला ही नहीं पाया, तो हम उसको अलग करके वापस भेज दिया, हम अकेले था। ओके। और वहाँ लड़ाई 2 हो रहा था। हाँ। तो इसके साथ हम लड़ाई शुरू कर दिया। जी, जी। हम नीचे जा रहे, वो ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि पेड़ के वजह से, पेड़ के कीप एट ट्री टॉप लेवल, और हम आई बी सेफ, क्योंकि हम इतना नहीं। तो ये लड़ाई हो रहा था 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद आफ्टर सम टाइम मैंने थोड़ा टैक्टिकल एडवांटेज करा के वो देख नहीं पाया। वंस कॉम्बैट में यू लूज साइट, इधर रहेगा फिनिश। बिल्कुल। हाँ, तो इधर करा, हम देख रहा है, तो हमने कहा ये बच्चा है, तो हम उस पर चढ़ के गोली लगा दिया और धुआं फ्यूल निकला, हम पुल अप कर दिया। उसके बाद अब कपिला की तरफ गए उसका सपोर्ट करने के लिए। जी जी जी। फिर ऐसे हुआ कि फ्यूल खत्म होता, क्योंकि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि इतना समय निकल गया था। हाँ। तो बिंगो कॉल आता, बिंगो मींस डिसएंगेज। अच्छा। तो हम लोग दोनों डिसएंगेज करके ईस्टर्ली हेडिंग में जाके हम लोग नीचे थे, बट बटाला का भी चिमनी हम लोग देखते थे, उसका नेविगेशन वी डिडंट हैव न्यू एड्स, पुराना इक्विपमेंट था जी। और उसी समय तो हमने उनके पूछा कि तुम्हारा नंबर 2 कहाँ है? तो इसने कहा नहीं, हमारे साथ पूछा, चलाया, सबसे बात किया, कुछ नहीं पता लगा। तो हम लोग बेस में लैंडिंग का टाइम मुश्किल हो गया क्योंकि हम लोग सब फ्यूल शॉर्टेज था, इमरजेंसी लैंडिंग, क्लियर द रनवे, और हम सुन रहा था कि सबको गाली मिल रहा है, निकालो जल्दी निकालो, थोड़ा लड़ाई हो जाता है ना। जी जी। चाहे वो क्लियर कर दिया, हम लोग लैंड करके हमारा टायर बर्स्ट हो गया, तो क्योंकि फ्लैग हैड ओपन अप, और हम सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, वो फ्लैग चालू कर दिया। ओके। तो कहीं हम लोग लैंड कर दिया, फिर बाद में 6-7 बजे हम लोग पता लग गया था हमारा मायादेव वो शॉट डाउन जी, और POW हो गया, और हम तो 2 निकाल के आ गया। ओके जी। तो हम लोग पहले दफा हम लोग 2-1 स्कोर कर दिया। वाओ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं एयर मार्शल डेंजिल कीलर, मैं हूं अनूप, मेरे साथ हैं अमित। और अगर आप यहाँ पर कोई सवाल एयर मार्शल से पूछना चाहते हैं, आपको बता दें बहुत ही आसान सा तरीका है टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। टाइप करें RAIN रेन, स्पेस दीजिए, लिखिए अपना सवाल, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जिस जगह से हमें सवाल भेज रहे हैं जरूर 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 मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 56060 पर। और आप इस कार्यक्रम को सीधा सुन सकते हैं allindiaradio.gov.in पर भी, साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपके मैसेजेस का हमें इंतजार है। आज हम बातचीत कर रहे हैं एयर मार्शल डेंजिल कीलर के साथ। बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है, हाँ है, फिर भी इनकार है, हाँ है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना, बागों में बहार है। तुम
दुख सहूंगी छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी तुमने कहा था मैं 100 दुख सहूंगी छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है फिर भी तकरार है ओ तुमको मुझसे प्यार है ना 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 नहीं 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 बागों में बहार है बागों में बहार है ये गीत आराधना फिल्म से और मुझे याद आ रहे हैं डैशिंग हैंडसम राजेश खन्ना जो कि एयरफोर्स में थे। well, आपको वो याद आ रहे होंगे, मुझे तो यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा है। दिस जेंटलमैन इन ब्लू ही इज एज डैशिंग एज एनीबडी कैन बी। और यहाँ पे दोस्तों आपके मैसेजेस हम तक पहुँचने शुरू हो गए हैं। पहला मैसेज जो आया है ये आया है ऑल द वे फॉर गुरुग्राम। अशोक कुमार छाबड़ा जी हैं जो कहते हैं नमस्ते अनूप जी, मुझे अपने भारत देश के एक एक सैनिक पर गर्व है। जय जवान जय हिंदुस्तान। और ये मैसेज जो आया है वो रवि गुप्ता माधेपुरा से लिख रहे हैं, मैं फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। एयर मार्शल कीलर, व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ फाइटर पायलट? You have to study and work hard as a youngster, then only you will get, because you have to pass a ground examination also. But the main thing is that they send you through a selection board where you have to do physical tests. अच्छा. And when I started, I came very much lower in the writing, but I stood first in the selection board, and then they give you all types of physical tests to see your leadership qualities ultimately, and that's why I scored. So if he wants to go there, he should better study, pass the exam, think of adventure, not of IT and music for that period of time, and get down to it and let it be a passion, and you'll make it. बिल्कुल, यदि एयर मार्शल डेंसल कीलर से आप सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें सीधा मैसेज भेजिए, टाइप कीजिए रेन RAIN, एक स्पेस दीजिए, अपना सवाल नाम लिखिए और भेज दीजिए 56060 पर। ये अगला मैसेज हरियाणा से है और एयर मार्शल कीलर ये जानना चाह रहे हैं फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न एयर कॉम्बैट? वो बहुत अच्छी प्रश्न जी जी प्रश्न है जी, क्योंकि पहले 2-3 साल आप फ्लाई करना सीखते हैं, समझा जी, उसके बाद ऑपरेशनल ट्रेनिंग शुरू होता है ओके, और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाता अपने साथ में जी, और वो 2-3 साल वो चलता है जी, फिर हम लोग टॉप गन स्कूल को जाता है। टॉप गन स्कूल जैसे टॉप गन अमेरिका में होता जी, इट्स नोन एज TACD, टैक्टिकल, हमारा फाइटर ट्रेनिंग स्कूल है ओके। और कहानी है कि हम चूहा को आदमी बना देगा, आई मेक अ मैन आउट ऑफ अ माउस ओके। इतना टफ ट्रेनिंग होता है, बहुत टफ होता है जी जी। और हम कमांडेंट थे जब हमारा 78 में प्रॉब्लम था ना, हम आई वाज कमांडेंट हो गए। तो ये जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है ये सबके लिए कंपल्सरी होती है और इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस? सिलेक्टेड पायलट्स एंड एवरीवन डजंट मेक इट। और आपकी आंखों में जो चमक है ना, दैट प्राइड इन योर आईज, उससे मुझे पता चल रहा है यू आर द सिलेक्टेड मैन। यू गेट अ ब्रांड if you are TACD FCL call it fighter combat leader, that's the brand जी। now उसके बाद खत्म नहीं होता, now then you start learning because you're leading and you're getting operational flying जी। तो उसके समय बहुत precious training है, इसलिए हम कहते हैं ladies want to learn flying and all 10-15 साल तो इसी में लग जाते हैं जी, तो उसका पूरा जीवन निकल जाएगा और लड़का भी चला जाएगा। लेकिन फिर भी लड़के को जाने दो, फिर भी हमें फ्लाइट जो कॉम्बैट है ट्रेनिंग वो बहुत अच्छा करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स जी, दे हैव लेडी पायलट्स, वो बड़ा अच्छे से फाइटर करते हैं। बट एयर मार्शल, मुझे ये जिज्ञासा है कि जैसे अनूप, मैं, आप तमाम सिविलियंस जो श्रोता हैं, हम भी तो हवाई जहाज में जाते हैं जी, जी। और जो फाइटर पायलट है, ये आखिरकार फाइटर पायलट और ये ट्रांसपोर्ट प्लेन में फर्क क्या है? फाइटर पायलट में लड़ने सीखते हैं और ट्रांसपोर्ट आप लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है ना, लॉजिस्टिक सपोर्ट करना पड़ता है और वो भी मुश्किल करना पड़ता है क्योंकि छोटा लैंडिंग स्ट्रिप पहाड़ में करना पड़ता है, पहाड़ में फ्लाई करना बड़ा खतरा है जी, तो वो भी काफी खतरा है आजकल। तो हर जगह एक एयरपोर्ट की और एक रनवे की आपको लग्जरी नहीं मिलती है, तब तो बस लेकिन मैं आपके पेरेंट्स की जरूर बात करना चाहूंगा। आप लोग 3 भाई थे, सबसे बड़े डेंजल कीलर और उसके बाद ट्रेवर जिनको भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया, और फिर गॉर्डन। आप कहते हैं कि मैं और गॉर्डन तो मेरे पिताजी की तरह हैं और माता जी की तरह हैं, और ट्रेवल जो है वो फादर साहब की तरह। वो खूब शराब पीता था, सिगरेट पीता था,
पार्टी करता था और हम चुपचाप, सब तो पादरी बनने वाला था। हम सेमिनरी में गए थे 1-2 साल के लिए। अच्छा। तो हम थोड़ा सोबर था, हमारा ये फर्क है। मगर लड़ाई के समय वो बड़ा अच्छा से लड़ा, हम भी ज़्यादा अच्छा से लड़ा। तो इनफैक्ट एयर मार्शल किलर, यहाँ पे एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जहाँ पर आपने अपने ब्रदर जो ट्रेवर हैं उनको कहा था फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, हमारे श्रोताओं को प्लीज बताइए। ये है कि सबसे पहला जहाज उसने गिराया था 3 सितंबर, क्योंकि हमारा 3 जहाज फर्स्ट पर गिरा दिया जी। और एयर चीफ सेड आई वांट ब्लड, आई वांट ब्लड, ये टोल्ड अस। तो हम लोग पक्का पैशन वर्क अप होके गए थे जी। तो पठानकोट में गए थे 3 तारीख को, और वहाँ लड़ाई हो रहा था छम में जी। और हम लोग छम का सपोर्ट में हमारे जहाज को गिरा दिया। तो उसके हमने डिकॉय लगा दिया, हमने जहाज ऊंचा भेजा, एक जहाज, और उसके पीछे 6-8 हजार भेजे। और इसको क्या बोलते हैं? डिकॉय। डिकॉय, ओके, डिकॉय होता। तो जब पाकिस्तान देखा वो एकदम आ गया। ओके। उसके पीछे पता नहीं था कि हमारा पीछे लगा था, तो उसको हम टैक्टिकली ट्रैप कर दिया। ओके। तो उसके बाद लड़ाई हो गया, और सबसे पहले जहाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट शॉट डाउन बाय इंडियन एयरफोर्स पायलट हमारा ब्रदर ट्रेवर ने किया था। तो हम लोग वो वीर चक्र मिला, काफी लोग को वीर चक्र मिला, बट एक वीर चक्र इज फर्स्ट, दैट इज हिज। एब्सोल्युटली। सो फर्स्ट अमंग इक्वल्स। लेकिन जो बात आर्म फोर्सेस में आने की है अनूप, हमने देखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। इनफैक्ट जैसे अभी एयर मार्शल किलर हमें बता रहे थे दोस्तों कि पूरी फैमिली में इट वाज वेरी क्लियर कि कुछ एडवेंचरस करना है, कुछ ऐसा करना है जो अपने देश के लिए हो, और दैट्स व्हाई द एयर फोर्स। एब्सोल्युटली। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मदन सिंह साहब को। वो अपने पिताजी का जिक्र कर रहे हैं जो कि आजाद हिंद फौज में थे, और फिर उनके बेटे परमिंदर सिंह मदन सिंह का जिक्र करते हैं कि कैसे घर में एक माहौल बना कि उनका भी मन हुआ कि फौज से जुड़ें। मेरे पिताजी ने बोला था, बेटा तुझे फौज में जाना है, वहाँ पर कुछ करके दिखाना है। 1962 में भर्ती हुआ था, मुझे मौका मिला श्रीलंका जाने का। हम जाफना के नजदीक चले गए थे 19 अक्टूबर को। वहाँ पर बड़ा रास्ते के अंदर संघर्ष से बड़ा गोलाबारी और उनका फायरिंग हो रहा था। दूसरा ये था कि मैं उस समय के अंदर घायल हो गया था। घायल होने के बाद में मेरे को पीछे जाने के लिए मना किया, तो मैंने मना कर दिया कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, पूरा काम करूंगा, जो फौज का होना चाहिए करूंगा। तब मैं पीछे जाने से मना कर दिया। पहले मैं प्लाटून की कमांड कर रहा था जिसमें 36 आदमी थे, और जब R.K. चतुर्वेदी मेजर खत्म हो गया, ये 150 आदमियों की कमांड करनी पड़ी। और इसके नेतृत्व में मैंने सभी को कार्यभार संभाल करके हर जवान से, हर देशी अंशे से उनको ब्लॉक करके उनके लिए बड़ी बहादुरी के साथ कहा कि भड़काऊ डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ। मेरी प्लाटून में नेक्स्ट प्लाटून हवलदार था, उसको मैंने कहा तू इस प्लाटून का प्लाटून कमांडर बन और मेरे से कोई सलाह हो लेता रहना, मैं तेरे को गाइडेंस देता रहूंगा। मैंने कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन किया और ब्रिगेडियर मंजीत साहब से मैंने बात की। मंजीत साहब ने मेरे को बड़े हौसले और रखते थे, मेरे को मेरे सुनो, उन्होंने आगे करके कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी, मुझे 26 जनवरी को इंडियन आर्मी ने घोषित किया वीर चक्र से तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। मुझे इतनी खुशी हुई कि जो आदमी अगर दुनिया के अंदर जिंदा है उसको आर्मी के अंदर आना चाहिए और आर्मी में कुछ करके दिखाना चाहिए। संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम परविंदर है, मैं ऑनरेरी कैप्टन मदन लाल वीर चक्रा का बड़ा बेटा हूँ उनका। हमारा गांव बाउटड़ी है, जिला झुंझुनू में है। जब मेरे पिताजी फौज में थे तब उनके साथ ही रहता था। एकदम रॉयल लाइफ थी। उस माहौल में जो बातें होती थी, आदमी के रोए रोए खड़े हो जाते थे। सब लोगों की एक ही तरीके की बात, देश के लिए ये करना, देश के लिए वो करना। मन में भी फौज में जाने की कई बार आई थी और मैंने NDA वगैरह का एग्जाम भी दिया था, मैं उसको नहीं कर पाया। एक दिन रात को पिताजी के साथ में घर पे सो रहा था, फिर मेरी मदर 83 में एक्सपायर हो गई थी और मेरा भाई 1.5 साल का था तब मेरे साथ। उस दिन रात को वो मेरे को छोड़ के चले गए थे। रात को हम 10 बजे सोए और सुबह में 3 बजे मेरे को पता चला कि वो तो हम सबको छोड़ के और श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। वो 14 महीने हमने बड़े कष्ट में बिताए थे। उस दिन हमको इतनी खुशी हुई जिस दिन राष्ट्रपति ने हमको ये अनाउंस किया कि भाई मेरे पिताजी को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। भारत सरकार सभी सैनिकों का सम्मान भी करती है और जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं उनको सम्मान भी देती है। जो जज्बा है देश के लिए मर मिटने के लिए, वो फौजी आदमी में ही आ सकता है।
सिर्फ मैं ही अनुभव नहीं करता, जब मेरे पिताजी की राष्ट्रपति के साथ में और वर्दी में जब फोटो देखते हैं तो आज मेरे बच्चे भी ये कहते हैं कि हमें फौज में ही जाना है। ये हमारी जो फैमिली है वो पूरी फौजियों की है। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स अमित और अनूप के साथ। और आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं एयर मार्शल डेंजिल कीलर। और आपके जो क्वेश्चन धड़ाधड़ आ रहे हैं हमारे पास, उससे हमें पता चल रहा है कि आपके मन में कितनी क्यूरियोसिटी है, उनसे कितने सवाल जो हैं आप पूछना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको बता दें कि किस तरीके से आप अपने SMS हम तक पहुंचा सकते हैं। टाइप करें RAIN रेन स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस देके नाम लिखिए, जिस जगह से SMS भेज हैं मेंशन कीजिए और भेजिए 56060 पर। और यहाँ पर सर आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, 1978 में आपको कीर्ति चक्र से नवाजा गया और यहाँ पर एक बहुत जेम्स बॉन्ड लाइक स्टंट हुआ था आपकी लाइफ में। आई एम अ जेम्स बॉन्ड फैन इसलिए बोल रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज हुई थी और इनफैक्ट हमारे एक लिसनर है यहाँ पे मुनीश, जिनका मैसेज हमारे पास पहुंचा है और वो कहते हैं कि सर प्लीज मुझे बताइए कि जब कॉकपिट में आपके साथ इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं तो आपके जहन में क्या चल रहा होता है, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड? पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई जेम्स बॉन्ड का सिचुएशन नहीं है। नहीं तो अगर जेम्स बॉन्ड का होता तो हम मर जाते। नो ऐसे है कि वहाँ रियलिटी में हमारे लिए नया था। जब 78 हम 40,000 में फ्लाई कर रहे थे, जहाज जामनगर से नासिक ओवरहॉल के लिए ले जा रहा हूँ। ओके 40,000 फुट में कैनेपी चला गया। कैनेपी यानी जो छत होती है? हाँ, छत हो गया, वो उड़ गई, ढीला हो गया। कोई गलती था उसमें। अब वहाँ हवा टेम्परेचर -56 डिग्री है, वहाँ हवा 800 माइल्स एन आवर हो रहा है और हमारा मुंह कॉकपिट के साथ, क्योंकि हमारा हेलमेट वगैरह उड़ गया उसके साथ। जी जी। हमारा इतनी ब्लास्ट तेज हवा का, हमारा आँख बंद कर दिया, खोल नहीं पाया। तो हम ब्लाइंडिंग सोच के हम सीट लोअर किया। अब एजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है जी। एट 40,000 कहाँ ऑक्सीजन है, और वहीं हम सो जाएंगे। सो वो भी नहीं कर पाया। तो हमने नीचे सीट लगाया, हमने अपना सीट स्ट्रैप ढीला किया और हमने अपना फेस है ना बोर्ड डैशबोर्ड के सामने होता है ना जी जी, वहाँ लगा दिया। उसके बाद हम ऐसे थोड़ा थोड़ा देख रहा था। तो हम नीचे आना है सबसे पहले, तो हमने थ्रॉटल कर दिया, हमने डे ब्रेक्स निकाल दिए, जो भी निकालना था। मगर तब भी हम धीरे धीरे आ सकते थे क्योंकि स्पीड वहाँ मैक्स स्पीड होता साउंड। तो उस 5-10 मिनट्स में हम ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन मुंह पर लगाया, मास्क प्रेशर और जोर से लगाना है। तो उन्होंने प्रेशर ब्रीदिंग, तो हम एक तरफ से प्रेशर ब्रीदिंग कर रहा है, दूसरा तरफ से हम सवाल कोशिश कर रहे हैं कि देखे क्या हो रहा, कहाँ जा रहे हैं जी। काफी कष्ट काफी मुसीबत था हमारा। माय गॉड, जैसे आप बोल रहे हो ना, मैं एकदम सीट के एज पे आ गई हूँ। और जैसे है कि कॉकपिट में जगह नहीं है कि जाके छिपो, यहाँ हम बंधा हुआ स्पीड में, और इतना स्पेस कम है कि हमारा लेग्स भी बंधा जाते हैं जी, क्योंकि जब इलेक्शन होता है ये इधर नहीं, बहुत कम जगह है वहाँ। तो ऐसे में एयर मार्शल, जब जो एयरक्राफ्ट है उसकी कैनोपी हट गई, आपके चेहरे पर इतनी तेजी से विंड्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर भी आप एयरक्राफ्ट को लैंड करने की सोचते हैं या सोचते हैं कि मैं अब इवैक्यूएट ही कर जाऊं? हम तो नीचे आने वहाँ पहले बिकॉज इजेक्शन अगर करना था तो नीचे आना था जी। तो इसी हिसाब से स्ट्रगल करके जब हम देखा था, हमने देखा कि हम जमीन के पास आ गया। बहुत गलती किया हमने देखना था पहले। तो हमने थ्रॉटल खोल दिया। ओके। अब द स्लैम टाइम 10 सेकंड लगता है पुराने जहाज में उन दिनों में। ओके। तो हम इंतजार कर रहे हैं और ये जहाज नीचे जा रहा है और हम जमीन हमारा सामने आ रहा। और 10 सेकंड के बाद इंजन पिकअप किया और बिल्कुल क्लोज शेव होता है ना, बिल्कुल क्लोज शेव है कि एक हट था उसका कच करके लगा दिया। सारी कहानी जो है वो 10 सेकंड की बट ये खत्म नहीं है जी, ये खत्म हो गया क्योंकि आप वापस जाना है। हाँ। तो हमने बहुत मुश्किल से, दिखाई नहीं दे रहे, हम नीचे देख रहे हैं, समुद्र इधर है, तो हम जो इंडिकेशन जमीन से वो देख के नेविगेट आ गया एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में आया, हम एक रन किया, रनवे पर देखे हमारा मुसीबत है जी। तो देखा विदाउट कैनोपी, बट क्या कर सकते हैं, हम आरटी से भी नहीं बात कर सकते हैं बिकॉज इतना हवा जोर से चल रहा है। राइट।
तो हमने एक सोचा है कि हम साइड से लैंड करेगा। अच्छा। तो हमने कर्व्ड अप्रोच किया तो थोड़ा टेढ़ा किया, थोड़ा टीरा, और फिर बाद में जब सीधा हो गया, रनवे चला गया, कुछ अभी दोनों तरफ देख रहे हैं, इसका लाइट कहाँ है, उतना लाइट का है जी। तो उसी जजमेंट लेके हम जहाज को रनवे पर ले आया और टच डाउन किया। और जैसे हम रोक दिया, हमने सोचा अभी खतरा है, क्योंकि जब कैनेपी जाता तो सीट फायर होता जी जी। तो आप सीट नहीं फायर, कैनेपी गया, तो हम नहीं श्योर नहीं था कि कैनेपी का सिचुएशन क्या कहते हैं, इज इट सेफ और नॉट जी जी। तो हम आदमी जल्दी आया और उसने पिन डाल दिया। उसके बाद अब मैंने सोचा कि अब बच गया, हमारा पूरा फेस खराब हो गया, ईयर ड्रम्स बर्स्ट हो गया और खून ब्लड वेसल्स पूरा फेस काला हो गया। हमारे पता अभी बीबी के सामने जाना हम क्या बोलेगा जी। लेकिन आपके इस शौर्य के लिए आपको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। तो वीर चक्र 1965 युद्ध के लिए और 1978 में इस तरह से एक इमरजेंसी लैंडिंग ठीक से करने के लिए कीर्ति चक्र से आपको सम्मानित किया गया। यहाँ पर बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं और ये मैसेज जो है वो जौनपुर से प्रतिमा मौर्य का है और वो लिख रही हैं, अनूप आई लव माई इंडियन सोल्जर। निधि मॉल देहरादून से लिख रही हैं, आई सैल्यूट ITBP, माई लेट फादर वॉज इन द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। रक्षांत गुप्ता भागलपुर बिहार से लिख रहे हैं, एयर मार्शल कीलर यू आर द रियल हीरो। और नीरज राजस्थान से हमें मैसेज भेजते हैं, कहते हैं इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव एंड मॉर्टल एंड नॉट इमॉर्टल। एक और मैसेज आया है जैन खान का, कहते हैं हेलो सर एंड मैम, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ द एयरफोर्स एंड ये है NS कुंटा और स्पेशली आंध्र प्रदेश से सर आपको सलाम भेजते हैं जी। नागालैंड से ये मैसेज आया है शरण बिस्ता का। इनका सवाल ये है एयर मार्शल कीलर, वो कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, इज साइंस एंड मैथमेटिक्स कंपल्सरी टू जॉइन द एयर फोर्स? It is. Yes. Okay, so we have to... Especially now. Yes, especially now. So when you are maneuvering all these fighter aircrafts, you need to be good in science and maths. To understand the mechanics of everything. Okay. It's important. So from the career perspective, there's a lot of scope. I'll tell you a story why. Yes. Because my father, he used to have a car, and the petrol pump gentleman reported to me that, sir, please advise your father, he's putting more oil than petrol in the car. So my father was an art scholar. जी. So this is the problem. That's very nice. तो 1965 का जो युद्ध आपने बताया जिसमें आपको वीर चक्र मिला, ये वही बैटल ऑफ चाविंदा है जिसमें कर्नल AB तारापुर साहब को परमवीर चक्र मिला था। And the same place. The same armored fight which took place, उसी में हम जो गए थे। बिल्कुल, हम याद करते हैं कर्नल तारापुर को भी, क्योंकि परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट मिलिट्री, वेरी ब्रेव ऑफिसर। एंड वन मोर ब्रेव ऑफिसर दैट कम्स टू माय माइंड इज कर्नल धन सिंह थापा। आपके शौर्य और अदम्य साहस के लिए आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए उनकी वीर गाथा जाने। वीर गति को प्राप्त हुए बहुत दर्दनाक, लेकिन अंदाजा लगाइए कि किस उत्साह से उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, किस लिए कि वो आज आपका वर्तमान बना सके, किस खुशी से उन्होंने मृत्यु को आलिंगन किया तो आज आपका भविष्य बना। हमने किस प्रकार से उन मृतकों की जेब से एमोशन निकाल कर इस्तेमाल किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या फीलिंग होती है। तो ये है आपका भूत, ये है आपकी नींव, जिस नींव पे आप खड़े हैं, इस नींव पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना आपका काम है। जिन्होंने देश की शान रखी है, आपका मान बढ़ाया है। ये जोशीली आवाज है 8 गोरखा राइफल्स के बहादुर फौजी धन सिंह थापा की, जिन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज इसी भारतीय सपूत की कहानी। काम भी करते थे, पढ़ते भी थे, और फिर उन्होंने सबको देखा, बहन को देखा, उसकी शादी की, भाइयों को देखा, थोड़ी सी जमीन ली, भाइयों को भी दी, इस तरह से करके बहुत वो था उनमें भाइयों के प्रति। पत्नी शुक्ला थापा को सब याद है। जिंदगी से 2-2 हाथ करने की ये आदत धन सिंह थापा में ताउम्र रही। सपना था आर्मी में जाने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का। 1949 में धन सिंह थापा सेना में कमीशन अफसर बन गए। आजादी के करीब 1.5 दशक बीत चुके थे। धन सिंह थापा अब कैप्टन बन चुके थे। ये दौर था जब भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंदियों पर था, लेकिन ये सिर्फ नारा भर था। सीमा पर चीनी सैनिकों की हलचल बढ़ने लगी। धन सिंह थापा को भी भारत चीन सीमा की पोस्टिंग पर जाना पड़ा। फील्ड से आए, वो देहरादून पोस्टेड थे। वहाँ पे जब उनको ऑर्डर आया कि आपको चुशुल जाना ज्वाइन करना है, उस वक्त तो मैं प्रेग्नेंट थी,
तो मैं बहुत घबराई। मैंने कहा इस बार अकेला मत छोड़ के जाओ आप ना। तो फिर वो बड़े मुस्कुराने लगे, कहने लगे ऐसे थोड़ी होता है, काम तो काम है। अभी भी याद है कि हल्के से मुस्कुराहट से कहने लगे कि आप सैनिक की बीवी हो के तुम ऐसे कहती हो, ये शोभा नहीं देता मुझे कहने लगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि समय में आ जाऊं। और हंसते हुए वो बोले कि इस बार तो मैं मेडल जरूर लाऊंगा जीत के। देश के हर सैनिक की जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब उसे परिवार और देश के बीच एक को चुनना होता है, और हर बार वो देश को ही चुनता है। धन सिंह थापा पोस्टिंग पर चले गए। रेडियो में सुना मैंने कि वहाँ पे चुशूल एरिया में बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और चाइना ने एकदम अटैक कर दिया कि बिना होकर, पहले तो ये लोग भाई भाई कहते थे, फिर एकदम अटैक कर दिया। मैंने सिर्फ रेडियो में सुना कि धन सिंह थापा बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि देखो ये भी किसी माँ का बच्चा है, कैसे लड़ रहा है। और मुझे क्या पता था कि ये अपने ही थापा है, मेजर हो गए, पहले कैप्टन थे, तो मुझे नहीं पता था मैं इतनी बहादुरी से लड़ रहा। धन सिंह थापा सुरक्षा की दृष्टि से अहम चीन की सीमा से सटे लद्दाख की सीरी जाप घाटी में पैंगोंग लेक के पास कंपनी की कमान संभाल रहे थे। अगल बगल चीनी सैनिकों की चौकियां थीं, अनगिनत चौकियां। खतरा बढ़ रहा था। 20 अक्टूबर 1962 सुबह के 4:30 बजे थे। चीनी सैनिकों ने दो तरफ से हमला बोल दिया। करीब 2.5 घंटे तक चीनी सेना की फायरिंग चलती रही। इसकी आड़ में चीनी सेना चौकी के काफी करीब पहुंच गई। दुश्मन सिर्फ 150 गज की दूरी पर पहुंच गया। अब मोर्टार और भारी फायरिंग बंद कर हथियार थामे चीनी फौजी भारतीय चौकी की तरफ दौड़ पड़े। कैप्टन थापा को इसी वक्त का इंतजार था। वे अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। सामने हजारों दुश्मन और इधर कैप्टन धन सिंह थापा के साथ 33-34 गोरखा सैनिक। हार सुनिश्चित थी, लेकिन गोरखा सैनिकों ने लड़कर मरना सीखा है, हारना नहीं। चीनियों को पीछे हटना पड़ा। कैप्टन थापा के कई साथी शहीद हो गए। वायरलेस सेट बेकार हो गया। अब चौकी का बटालियन से कोई संपर्क नहीं रह गया। पर जल्द ही दुश्मन ने दोबारा हमला बोल दिया। मुट्ठी भर सैनिकों के साथ कैप्टन थापा ने फिर से करारा जवाब दिया। चीनी सेना को एक बार फिर भारी नुकसान पहुंचा। चीनी पीछे भाग खड़े हुए। दूसरे हमले के बाद कैप्टन थापा के सिर्फ 7 जवान बचे, पर जज्बा वही था। कांचा, अब समय आ गया कांचा, या तो तुम्हारे सीने पे मेडल ही मेडल होंगे, वरना हम सब भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। साथी भाई हरू, कहने को तो हम सिर्फ 20 हैं, हम 20 400 चीनियों के बराबर हैं। तैयार हो जाओ। तीसरा हमला हुआ। गोरखा सैनिक जांबाजों की तरह लड़े, देश के लिए लड़े, तिरंगे की शान के लिए लड़े। ऐसे लड़े कि उस सर्द बर्फीली सुबह भी दुश्मन को पसीना आ गया। उनके सैकड़ों सैनिकों को मारने के बाद भी 8 गोरखा राइफल की बंदूकें शांत हुई। क्रियाक्रम वगैरह सब करवा दिया, सब कुछ हो गया, वीडियो बना दिया। तो वो सारे रस्म कर दिए थे जो बुरे से होते हैं। इनके मामा शिमले में रहते थे कि यहाँ चिट्ठी उनको आई थी कि वो ठीक है, जिंदा है। तो वहाँ से फिर हमको पता चला था। मुझे विश्वास भी था। इन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, कहते देश के लिए मेडल लाऊंगा। मैं फिर कुछ वक्त तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे ये था विश्वास कि आएंगे जरूर। जब इन्होंने आए, मुझे पलटन वगैरह सब मुझे बताने आए कि मिसेस थापा ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया करके, वो जिंदा है, वो आएंगे। मेरे को बस मेरे मन से निकला था ये। कैप्टन थापा शहीद नहीं हुए थे। उन्हें और उनके 3 जवानों को बंदी बना लिया गया था। पत्नी शुक्ला थापा जानती थीं, उनके पति धन सिंह थापा अपने वचन के पक्के हैं। उन्होंने कहा था जरूर लौटूंगा। मामा जी को पत्र मिला। धन सिंह थापा दुश्मन की कैद में थे और मई 1963 में वापस लौटे अपने वतन, अपनी टुकड़ी, अपने परिवार के पास। पहले तो मैं हक बक रह गई, मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। मैं छत से बैठ गई एक ही जगह में जहाँ बैठी थी। बिल्कुल अचंभित ही हो रही थी कि क्या हो गया ये। तो लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगा कि ये आ गए करके। इन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, कहते देश के लिए मेडल लाऊंगा। देश सेवा करते हुए धन सिंह थापा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचकर सेना से रिटायर हुए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी से उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। उनकी बेटी पूर्णिमा थापा अपने पिता के इस जज्बे को याद करते हुए कहती हैं,
आर्मी से इतना प्यार था कि रिटायरमेंट के बाद भी वो सब जगह पहुंच जाते थे, जहाँ भी उनको इनविटेशन मिलती थी ना वो जरूर पहुंचते थे। और लास्ट भी उन्होंने रिपब्लिक डे परेड, जब वो 74 इयर्स के थे और किडनी फेलियर उनका पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं चाहे कितना भी पीड़ित हूँ या मैं कुछ भी हो, मैं ये जरूर रिपब्लिक डे परेड जरूर जाऊंगा। 77 साल की उम्र में 2005 में लेफ्टिनेंट जनरल धन सिंह थापा का निधन हो गया। पत्नी शुक्ला थापा से जब हमने देश के लिए कोई संदेश देने का आग्रह किया तो उन्होंने वही गीत गुनगुनाया जो उनके पति धन सिंह थापा को बहुत प्रिय था। 80 साल की शुक्ला थापा का गीत श्रद्धांजलि भी है और देश के नाम संदेश भी। मेरे वतन के लोगों, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। गए कि अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी हाँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं संदेश टू सोल्जर्स में तो आपको बता दें कि आप हमें खत लिख सकते हैं। हमारा पता नोट करें, संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें दोस्तों तो हमारी ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। कर्नाटका से हमारे ये मित्र इस्माइल लिख रहे हैं कि हम इन जांबाज सोल्जर्स को सलाम करते हैं। अनदर मैसेज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हैज कम, आई सैल्यूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू ऑल माय इंडियन सोल्जर्स एंड द सैक्रिफाइसेस दे मेक। तो सिविलियन और जो आर्म फोर्सेस का कनेक्ट है एयर मार्शल, वो स्ट्रॉन्ग है। इसे और सशक्त कैसे करें? By programs like this. Programs like this. जी जी। लेकिन आपका रिश्ता 7th कुमाऊं रेजिमेंट से बहुत खास है। थोड़ा बताइए, 71 के वॉर में क्या हुआ था कि आज 7th कुमाऊं रेजिमेंट आपके दिल के बहुत करीब है? आर्मी का भी कनेक्शन बड़ा क्लोज है हमारे साथ जी। ऐसे हुआ 1971 लड़ाई में, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। तो इसमें इस लड़ाई में आई एम द फ्यू पीपल हु फॉट बोथ वॉर्स। इसमें हमारा किस्मत थोड़ा बुरा था क्योंकि एक सॉटी में हम जब गए थे छम सेक्टर में और वहाँ से बहुत लड़ाई, जोर से लड़ाई चल रहा था और हमारा जहाज में गोली लग गया। ओके। इट गॉट फायर, आग लग गया, धुआं निकला।
हमने एकदम उल्टा दिया, क्योंकि आई वाज गोइंग अवे फ्रॉम इन पाकिस्तान टेरिटरी, अपना देश में पहले पहले जी। तो हम घुमाया बड़ा मुश्किल से, और इंजन का आवाज आ रहा, धुआं आ रहा था, कंट्रोल भी मुश्किल हो रहा। हमने सोचा कि अगर हम जितना चलेगा क्योंकि पाकिस्तान में गिरेगा तो हमको मार देगा। तो ऐसे हुआ कि हमारी किस्मत अच्छा था, क्योंकि जब अनमैनेजेबल हो गया जी तो हमने एजेक्शन कर दिया। ओके, बट अच्छा एजेक्शन नहीं गया, क्योंकि उलटने वाला था, क्योंकि हमारा पैर जी पैराशूट का नॉटेड हो गया और हम उल्टा हो गया। ओके, तो ये हमारा तकलीफ था। हमें पता नहीं था कहाँ नीचे होने वाला। अंत पे पता लगा कि इन बिटवीन द फोर्सेस नो मैन लैंड में लैंड किया। ओह माय गॉड। अच्छा, जब हम लैंड किया, हम कमर पर लैंड किया और कमर टूट गया। ओह, तो काफ़ी पेनफुल था और हम हट नहीं पा, कुछ मूव नहीं पा, वहीं पड़ा हुआ था वहाँ छम के मनावर तभी कभी बैंक से बनावर तभी। अब आधा घंटे के बाद 1 बजे है, इट वॉज 1 o'clock ऑन 8 दिसंबर जी। तो हमारा जो कोट वगैरह और रेंच्ड आउट हो गया, तो हम पैराशूट भी लगा हुआ था मगर निकाल नहीं पाया जी। थोड़ी देर के बाद हम सुना आवाज, दोनों तरफ से आवाज आ रहा था। तो पेट्रोल पाकिस्तान भेजा, पेट्रोल हमारे लोग भेजे, और इसमें थोड़ा लड़ाई हो, क्योंकि 1 घंटे के बाद एक आदमी ने देखा हमको, इनसे किस्सा हम देख लिया, को इधर आ जाओ। तब भी वो नहीं आए, क्योंकि वहाँ दे हैव टू क्लियर द एरिया। जी जी। और फिर हमने देखा 2-3 आदमी लोग आए हमारी ओर में, हमको देखा, बड़ा जोर से डांटा, कौन है तुम? तब हमारा नाम देखा था, वो 7th कमाओ का पेट्रोल था। 7th कमाओ, और मेजर बपन्ना बैंगलोर का है, ही एंड हिज टीम जी। 7th कमाओ का बटालियन का टीम था। तो बस हमने कहा हमारा कमर टूटा है, ऐसे नहीं चलेगा, साहब एक जन ले जाएगा, ऐसे नहीं, स्ट्रेचर लाओ, क्योंकि व्हेन यू ब्रेक योर बैक यू कांट गो, यू शुडंट मूव। यस। तो थोड़ी देर के बाद वो खटिया लेके आया जी, क्योंकि वो बिल्कुल कहाँ से लाएगा स्ट्रेचर। तो हम कैसे चढ़ेगा, तो वो उल्टा दिया स्ट्रेचर खटिया को। अच्छा। तो पैर ऊपर, उसी में हम धीरे धीरे से उस पर चले गए। तो उसने उठा के हमको शुरू कर दिया 1 घंटा, और दुश्मन के हॉस्टाइल टेरिटरी था, तो बड़ा मुश्किल से, बड़े केयरफुली दे वेंट। 1 घंटे के बाद वो रोक के हमको छिपा दिया। हमने पूछा क्या हो गया, वहाँ एक रात में कोई लड़ाई हुआ था, और हमारे दुश्मन सोल्जर्स बेचारे वहाँ पड़ा हुआ था, आर्टिलरी रेजिमेंटल क्वार्टर जी, था। जी, जी। तो उनको संभाल के देख के फिर चले। फिर एक जीप मिला, गुरका लड़ाई करके वो जीप छीन लिया और गन निकाल के और हमारे खटिया डाल दिया। ओके। तो फिर हम चले, सारे बटालियंस के हेडक्वार्टर था, सब हमसे आके मिल के गए थे। तो अंत में हम 5 बजे ड्रेसिंग स्टेशन पहुंचा। जी, ये कहानी तो आपको ऐसे याद है जैसे कल की कहानी हो, लेकिन इस पूरी सफर में मैं जरूर बात करना चाहूंगा उस रिश्ते की जिसके 60 वर्ष पूरे हो गए। 1957 में यू मैरिड मेरी मैम। जब खबर आती है कि इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं एयर मार्शल डेंजिल, जब खबर आती है कि ये मिसिंग इन एक्शन है, जब खबर आती है कि इस तरह के लड़ाकू विमान में है, तो उनके साथ कैसा रिश्ता रहा? ऐसे हुआ कि जहाँ हम गिर गया कोई देखा नहीं, तो एयर हेडक्वार्टर में हमको मिसिंग इन एक्शन कर दिया। हम नहीं आए, सब लोग हमारे दोस्त लोग देखे, सब लोग इधर उधर। 5 बजे के बाद उसने कहा कि अब कुछ मैसेज नहीं आया, तो अभी उसका परिवार को बताना है। तो हमारा एक मित्र था, वो ही वाज डिटेल्ड, और वो गाड़ी लेके हमारे घर पहुंचे। मोती बाग में हमारा घर थे जी, मोती बाग में, और उसने वहाँ गया, और हमारा माय वाइफ वाज देयर विद हर 2 sons बिकॉज़ दे हैड कम फ्रॉम नैनीताल ऑन 6 जी। और बहुत मुश्किल से बोला। अब ये बड़ा तकलीफ का चीज़ है कि दैट व्हेन यू ऐसे बात करते हैं तो आप सोच लो कि चला गया, नहीं आएगा नहीं, क्योंकि शाम तक नहीं मिला। तो थोड़ा उसने बहुत चला गया। सुना है कि वो हमारा नेबर था एक ईसाई लोग, तो उसके साथ प्रेयर कर रहे थे। 7 बजे बोर्ड पर आ गया, कीला फाउंड इन हॉस्पिटल, वुंडेड बट आउट, तो जम्मू हॉस्पिटल। सो देन माय नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा एक और मित्र केम, और काफी खुश है, बट पहले 1 घंटे के लिए कितना एंग्विश, कितना पेन है। ये एयरफोर्स वाइफ्स के ऐसे ही करना पड़ता, और दैट इज व्हाई दे आर वेरी स्ट्रांग। एब्सोल्युटली, एंड देयरफॉर very strong in character. Therefore, for all the Air Force wives, let us play a song. Let's play a song. Absolutely. कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क
मुझे कर गया हूँ और रब्बा मैं तो मर गया ओए शुदाई मुझे कर गया हूँ के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई ओ पहली ही तकनी में बन गई जान पे नैना वैना उसके मेरे दिल पे छपे अब जाऊं कहाँ पे दिल रुका है वहाँ पे जहाँ देख के मुझे वो आगे बढ़ गया और अब मैं तो मर गया। Wow, what a song! और अगर मिसेस कीलर इस वक्त हमें सुन रही हैं, I would like her to know that this was to your companionship over all these years. और यहाँ पर मार्शल कीलर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे मैसेजेस से जाहिर हो रहा है कि वो हमारे फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, particularly the Air Force. आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? Grab the opportunity. You will never regret it. And your life and experience will be recorded forever. Wonderful. You founded the Special Olympics Bharat in India. So tell us how that love for special students translated into this event. Because they are normal, almost normal children, and we are wanting to transform their lives and include them in the society. So this is all, that's what my program is about. I think that our conversation cannot be complete till we also have expression of your love for All India Radio. I love you all today. No, but I never knew you all were so good. But this association dates back to your Air Force days. Yeah, but today I have seen something. It's very awakening, and this is what the services needs, and it goes right down to the lowest grassroots level. They're all grassroots people. God bless you all for what you all are doing. No, thank you very much. You know, it's been a pleasure. It's been an honor to have you with us, Air Marshal Denzel Keeler. I think it's moments of a lifetime that we will remember. And I think a clear indicator that the listeners have really enjoyed the number of messages that we are getting. Keep continuing to send us your messages on Sandesh to Soldiers. जी हाँ दोस्तों, और इसी नोट पर अब अमित और अनूप आपसे ले चले हैं इजाजत। मुलाकात होगी एक बार फिर आकाशवाणी पर, तब तक के लिए जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। परिकल्पना मनोहर सिंह रावत और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।